पार्ट 37। भले ही लिनसू और 3 छोटे बच्चे 7 दिन और रात बिना सोए या आराम किए रहे, फिर भी तियांजियाओ युद्ध के मैदान में सभी अवसरों को इकट्ठा करना असंभव होगा। आखिरकार अवसर प्राप्त करने में समय लगता है और कुछ अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए, भाग्य आशीर्वाद पूल महीने में एक बार खुलता है और इसी तरह के अवसर भूमि तियांजियाओ युद्ध के मैदान में काफ़ी संख्या में हैं। उनमें से कुछ पर लिनसू के प्रवेश से पहले ही प्रमुख संप्रदायों ने दावा कर लिया था और अब वे प्राप्त नहीं किए जा सकते। लेकिन कुल मिलाकर तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र में अवसर भूमि अभी भी लिनसू के लिए अधिशेष मूल्य रखती है। इन अवसरों को कुशलतापूर्वक एकत्रित करने के लिए लिनसू ने प्रवेश करने से पहले ही रोंग वेनेरेट से आंतरिक अवसर सूची मांग ली थी और अपने लक्ष्यों को पहले ही चुन लिया था। डार्क टेम्पल छोड़ने के बाद उन्होंने एक एक करके लिनसू, क्यूक्यू, गुई गुई, यूयू और यहाँ तक कि यंगेन के लिए फायदेमंद सभी स्थानों का दौरा किया। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। इन 7 दिनों के दौरान पूरा तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र लिनसू और 3 छोटे बच्चों के पैरों के निशानों से चिन्हित था। पश्चिमी और दक्षिणी तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र कभी तियानमेन के क्षेत्र थे, जो लिनसू के लिए अधिक परिचित थे और उन्होंने पहले भी वहां अधिकांश अवसर प्राप्त किए थे। लेकिन उन्होंने पूर्वी और उत्तरी तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र में शायद ही कभी प्रवेश किया। वहां मिले कई अवसरों के बारे में उसने पहले केवल सुना था, लेकिन अब वह उन्हें अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर रहा है। एक दौर के बाद गुई गुई, जो पहले से ही मृत्यु नियम को समझ चुकी थी, को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। इसका सामान्य ऊर्जा मूल्य पुनः बढ़ गया, 18 मिलियन तक पहुंच गया और मैजिक स्पेस में काफ़ी उच्च स्तरीय संसाधन संग्रहित हो गए। एक बार जब वे संसाधन पूरी तरह से अवशोषित हो जाएंगे तो गुई गुई का सामान्य ऊर्जा मूल्य यूयू के वर्तमान स्तर की तरह 20 मिलियन के करीब पहुंचने की उम्मीद है। तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र में गुई गुई की तुलना में क्यूक्यू के लिए अधिक अवसर उपयुक्त हैं। लेकिन अफसोस, क्यूक्यू गुप्त क्षेत्र में वापसी की तैयारी कर रहा है। अपने सामान्य ऊर्जा मूल्य या ताकत को बढ़ाने के लिए इतने सारे अवसर हैं कि वह अस्थायी रूप से अवशोषित नहीं करने की योजना बना रहा है। इसके बजाय अपने परिवर्तन के बाद उपयोग करने के लिए विभिन्न संसाधनों को पैक कर रहा है। यद्यपि तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र में कई अवसर हैं, लेकिन उनमें से लगभग कोई भी समय प्रणाली से संबंधित नहीं है। केवल एक ही है जो कुछ हद तक संबंधित है, वह है अत्यधिक ठंडी स्वर्गीय सीढ़ी। क्यूक्यू ने अंदर प्रवेश किया, शीत पूज्य की अवशिष्ट चेतना के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और चला गया। तो कुल मिलाकर क्यूक्यू के संसाधन पूल को फिर से भर दिया गया, लेकिन इसकी ताकत में थोड़ा सुधार हुआ। इस यात्रा का सबसे बड़ा विजेता जाहिर है यूयू है। लड़ाकू प्रकार को छोड़कर सभी 14 विशेषता प्रकारों वाले एक पालतू जानवर के रूप में आप सैद्धांतिक रूप से यहाँ किसी भी अवसर का उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न विशेषताओं के अवसरों के अलावा यूयू ने कुछ मार्शल आर्ट अवसरों में भी प्रवेश किया। इन्हें विशेष रूप से वीरान वेनेरेट द्वारा चुना गया था। यद्यपि यूयू को कोई स्पष्ट लाभ नहीं हुआ, लेकिन इससे युद्ध के प्रकार में निपुणता प्राप्त करने के लिए इसकी नींव मजबूत हुई। अधिग्रहण के इस दौर के बाद यूयू का आभामंडल तेजी से भयावह होता गया है। यद्यपि नियमों को समझने में असमर्थ, गुणों के बारे में विभिन्न नियमगत उतार चढ़ाव अनजाने में उसके शरीर से निकलते हैं। इसने अत्यधिक भोग विलास किया, जिसके कारण इसकी शक्ति पर नियंत्रण थोड़ा कम हो गया। 20 मिलियन सामान्य ऊर्जा मूल्य सम्राट रैंक सम्राट जाति के लिए सीमा है, इसलिए यूयू के सामान्य ऊर्जा मूल्य में लगभग कोई वृद्धि नहीं देखी गई। लेकिन इसकी आभा का आतंक हमेशा सामान्य ऊर्जा मूल्य के दबाव के कारण ही नहीं होता है। इसके भीतर एक रहस्यमय शक्ति पनप रही है, जो युद्ध के प्रकार में निपुणता प्राप्त करते ही विस्फोटित होने की प्रतीक्षा कर रही है तथा यूयू के विकास के लिए असीम क्षमता में परिवर्तित हो रही है। और अब लिनसू और 3 छोटे बच्चे तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र के अंतिम अवसर स्थान पर पहुंच गए हैं। भाग्य आशीर्वाद पूल म्याऊं ओ ओमेगा ओ वह वाला। क्यूक्यू ने भाग्य की 10 प्रज्वलित रोशनियों में से सबसे सघन भाग्य शक्ति वाली रोशनी को पहचान लिया तथा लिनसू को उसकी ओर इशारा किया। जैसे ही भाग्य की 10 रोशनियां फूटीं, लिनसू ने हाथ बढ़ाया, क्यूक्यू द्वारा चिन्हित एक को पकड़ लिया, फिर तियांजियाओ युद्ध के मैदान से दूर जाने के लिए अपने माथे पर निशान को सक्रिय कर दिया। यद्यपि 7वें दिन के अंत तक अभी भी कुछ घंटे शेष थे तथा तीव्र गति से चलने पर 1 या 2 और अवसर प्राप्त हो सकते थे, तथापि भाग्य शक्ति का प्रभावी समय केवल 24 घंटे ही है। भाग्य शक्ति का अधिकतम उपयोग करते हुए लिनसू को अब तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र की लालसा नहीं रही। जैसे ही लिनसू की आकृति गायब हुई, अंतरिक्ष एक पल के लिए थोड़ा मुड़ गया और भाग्य की शेष 9 रोशनियां मध्य हवा में जम गईं, अब अव्यवस्थित रूप से उड़ नहीं रही थीं। शून्य में एक द्वार प्रकट हुआ और 9 आकृतियां तेजी से उभरीं। वे 9 युवा शिष्य थे, पुरुष और महिला, जिन्होंने शानदार बहते बादल के वस्त्र पहने हुए थे, जिनमें से प्रत्येक असाधारण जीवन शक्ति से भरपूर था। ऐसी भावना केवल प्रमुख ताकतों के मार्शल आर्ट शिष्यों के पास ही होती है और उनके फ्लोइंग क्लाउड रोब्स ने उनकी पृष्ठभूमि का खुलासा किया। वे 6 प्रमुख संप्रदायों में से एक मियाओ शू युन संप्रदाय से थे।
पहले हर महीने 10 शिष्य स्पष्ट रूप से एक लकी लाइट लेते थे, लेकिन इस बार एक स्थान कम है, एक शिष्य ने कंधे उचकाते हुए कहा। इन स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी है। इसका शायद अमर फीनिक्स संप्रदाय के विशेष संचरण टोकन से कुछ लेना देना है। उनमें से सबसे शक्तिशाली प्रमुख महिला शिष्या ने शांति से कहा। कोई विशेष प्रसारण टोकन? पीछे खड़ा एक शिष्य अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। वरिष्ठ बहन झांग, क्या आप हमें बता सकती हैं कि वह क्या है? आइए सबसे पहले भाग्य की ज्योतियों को ग्रहण करें। सीनियर सिस्टर झांग नामक महिला शिष्या की आंखों में दिव्य प्रकाश की एक हल्की सी किरण थी। जब वह भाग्य की 9 स्थिर ज्योतियों को देख रही थी, उसके चेहरे पर असहायता के भाव थे। भाग्य शक्ति की सबसे शक्तिशाली ज्योतियां पहले ही ले ली गई हैं। उसने सहजता से एक उठाया और फिर बिना किसी हड़बड़ी के बताया कि विशेष प्रसारण आदेश क्या था। वरिष्ठ बहन झांग की व्याख्या सुनते हुए अन्य शिष्यों ने एक एक करके भाग्य का प्रकाश उठाया। सुनने के बाद उनके चेहरों पर ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। 7 दिनों के लिए अकेले तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना और सभी अवसर आपके नियंत्रण में, एक शिष्य ने खिन्न भाव से कहा। काश मुझे वह मौका मिलता। तुम इसके बारे में सोचते भी नहीं। एक अन्य शिष्य ने उस पर बेरुखी से ठंडा पानी डाला। भले ही वह विशेष संचरण आदेश हमारे धुंधले बादल संप्रदाय का हो, फिर भी तुम्हें वह साल में एक बार भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग हंसने से खुद को नहीं रोक सके। भाग्य के प्रकाश के साथ हर कोई एक दिन के भीतर तियांजियाओ युद्ध के मैदान में अवसर भूमि की खोज कर सकता है, लेकिन केवल वही प्राप्त कर सकता है जो मूल रूप से हमारे संप्रदाय का है। वरिष्ठ बहन झांग ने विराम दिया। बेशक, यदि आप अन्य तरीकों से भाग्य शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप अब सीधे संप्रदाय में लौट सकते हैं। ये कहने के बाद उसने दूसरों की परवाह करना छोड़ दिया और सीधे एक महिला शिष्या के पास चली गई। उसका चेहरा एक सौम्य मुस्कान से नर्म हो गया। जूनियर सिस्टर झेन झेन, आप एक नई शिष्या हैं। क्या आपने पहले तियांजियाओ युद्ध के मैदान में भाग्य का प्रकाश प्राप्त किया था? ये यून झेन झेन था, जो राज्यों की भव्य प्रतियोगिता के बाद मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हो गया था। महीनों बीत गए और उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन मिस्टी क्लाउड सैक्ट का फ्लोइंग क्लाउड रोब पहनकर उसमें एक अलौकिक आभा आ गई और उसके पहले से ही खूबसूरत चेहरे में एक और अमरता आ गई। यून झेन झेन गहरी सोच में डूबी हुई थी। सीनियर सिस्टर झांग के शब्दों को सुनकर अचानक वास्तविकता में वापस आ गई। उसने अपना सिर हिलाया। मैंने नहीं किया है। यह अच्छी बात है। सीनियर सिस्टर झांग ने अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा। भाग्य का प्रकाश पहली बार प्राप्त होने पर सबसे अच्छा काम करता है, बाद में प्राप्त होने पर इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाना सुनिश्चित करें, इसे बर्बाद न करें। मैं समझती हूँ। यून झेन झेन ने गंभीरता से सिर हिलाया और सीनियर सिस्टर झांग को सलाम किया। सीनियर सिस्टर, मैं अपना अवसर तलाशने जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद यून झेन झेन के पीछे बादल के पंख प्रकट हुए, जो उसे तेजी से ऊपर की ओर उठा रहे थे और उसके अंतर्ज्ञान के आधार पर एक निश्चित स्थान की ओर उड़ रहे थे। हवा में जल्दी जल्दी चलते हुए वह फिर से विचारों में खो जाने से खुद को नहीं रोक सकी। अमर फीनिक्स संप्रदाय, विशेष संचरण आदेश। क्या ये लिंसू हो सकता है, जो उनसे पहले आया और भाग्य का सबसे मजबूत प्रकाश ले गया? अल्पविराम। एक बवंडर के बाद लिंसू और 3 छोटे बच्चे शिष्य हॉल में लौट आए। तीनों नन्हे मुन्नों की पूरी फसल देखकर लिंसू के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। चलो चलें, उसने धीरे से यूयू का सिर सहलाते हुए कहा। अब हम डेसोलेट वैनरेट जा रहे हैं। ये यूयू के परिवर्तन का समय है। वूफ, मैं तैयार हूँ। यूयू का चेहरा उत्सुकता से भरा हुआ था। अब वह सभी प्रकार की शक्तियों को स्वायत्तता से अतिशय स्तर तक आत्मसात कर रहा था। इतनी प्रचुर तैयारी निश्चित रूप से आगामी परिवर्तन के लिए थी। इसके अलावा क्यूक्यू और गुई गुई के चेहरे पर भी आशा भरी नजर थी। वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि परिवर्तन के बाद उनकी तीसरी बहन क्या बनेगी। गुई गुई के आयामी बदलाव से निर्देशित होकर हाल ही में दिवंगत हुए एक मानव और 3 पालतू जानवर पुनः चमक उठे तथा शीघ्र ही युद्ध क्षेत्र में प्रकट हुए, जहां वीरान वेनेरेट निवास करता था। लिंसू का मूल इरादा हमेशा की तरह युद्ध क्षेत्र के केंद्र में प्रवेश करने का था, लेकिन वीरान वेनेरेट की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। संप्रदाय मास्टर हॉल में जाओ। हो, लिंसू ने वीरान वेनेरेट की ओर देखा, जो लगातार जमीन पर हथौड़ा मार रहा था। थोड़ा उलझन में था। पहले मास्टर के पास जाओ। सही। वीरान वेनेरेट की आवाज फिर से प्रकट हुई, जिससे साबित हुआ कि यह लिंसू के लिए भ्रम नहीं था। यूयू का परिवर्तन यहाँ नहीं होगा। डेसोलेट वेनेरेट से ये सुनकर लिंसू ने सिर हिलाया। तो मैं पहले वहां जाऊंगा। उनकी नज़र गुई गुई पर पड़ी, जो तुरंत समझ गया और उन्हें संप्रदाय प्रमुख हॉल में ले गया। परिचित ढंग से अंदर कदम रखते हुए लिंसू ने जल्द ही अंदर पालथी मारकर बैठे सुंदर सिलहूट को देखा और उसने अभिवादन किया। नमस्कार गुरु। तियांजियाओ युद्ध क्षेत्र से वापस जी किंगहुआन ने लिंसू के तीनों पालतू जानवरों को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुमने काफी वजन बढ़ा लिया है। डेसोलेट वेनेरेट ने मुझे आपके तीसरे पालतू जानवर के बारे में पहले ही बता दिया है।
उसकी आवाज़ थोड़ी रुकी। फिलहाल इसके लड़ाकू प्रकार में विकसित होने की काफ़ी संभावना है, और एक बार जब यह अंतिम प्रकार प्राप्त कर लेगा तो यह अभूतपूर्व रूप से सभी प्रकार का पालतू जानवर बन जाएगा। मैं इस स्थिति के बारे में बहुत उत्सुक हूँ, जी किंगहुआन ने हंसते हुए कहा, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इसके रक्षक के रूप में सेवा करने की योजना बना रहा हूँ ताकि इसके परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देख सकूँ। हम भी हैं। संप्रदाय प्रमुख हॉल में आवाज़ें गूंज उठीं। वे अमर लोगों की उपस्थिति थे। अमर फीनिक्स संप्रदाय के सभी अमर अब प्रकट हुए। स्पष्टतः वे सभी यूयू की अनोखी उपस्थिति के बारे में बहुत उत्सुक थे। गुरु और बड़ों की सुरक्षा से यूयू का रूपांतरण और भी सुरक्षित हो जाएगा। लिंसू को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और उसने पूछा, हालांकि अगर यूयू का रूपांतरण युद्ध क्षेत्र में नहीं है तो ये कहाँ किया जाना चाहिए? एक और भी उपयुक्त जगह है। जी किंगहुआन की आवाज़ रुक गई। उसकी आंखों में मनोरंजन का एक संकेत था। आप 3 महीने से संप्रदाय में हैं और हमारे संप्रदाय के मुख्य गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है ना? लिंसू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मुख्य गुप्त क्षेत्र ऊपरी संप्रदाय द्वारा धारण किए जाने वाले स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र को संदर्भित करता है। तो इस बार यूयू का विकास अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र में होगा। ये स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र है। एक पल में लिंसू और 3 छोटे बच्चों की आंखों में तीव्र प्रत्याशा और उत्साह था। उनमें से केवल क्यूक्यू ने ही उस अमर छिपकली की यादों के माध्यम से स्वर्गीय गुप्त क्षेत्र के एक कोने की झलक देखी थी। लिंसू और अन्य 2 छोटे बच्चों ने कभी भी स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र जैसी जगह में प्रवेश नहीं किया था। विलक्षण शक्तियों के युद्ध क्षेत्र में पृथ्वी श्रेणी के गुप्त क्षेत्र का मुख्य प्रभाव भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि उन्नत पृथ्वी रैंक गुप्त क्षेत्र कोर में एक सच्चे स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र की तुलना में एक दुर्गम अंतर है। स्वर्गीय स्तर का गुप्त क्षेत्र गुप्त क्षेत्रों के अन्य स्तरों से बिल्कुल अलग लगता है। इसमें प्रवेश किए बिना इसकी रहस्यमय प्रकृति अकल्पनीय है। लिंसू के आश्चर्य के बाहरी भाव को देखकर जी किंगहुआन धीरे से हंसे और धीरे से खड़े हो गए। मेरे पीछे आओ। लिंसू ने जल्दी से उनका पीछा किया और दोनों जल्द ही संप्रदाय मास्टर हॉल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए। भव्य संप्रदाय गुरु हॉल न केवल संप्रदाय गुरु के दैनिक कार्यों का संचालन करता है, बल्कि सभी अमर आभाओं का भी एक दूसरे से जुड़ाव है। ये वह स्थान भी है जिसकी रक्षा 99 स्टार लॉर्ड हॉल की संरचनाओं द्वारा की जाती है। ये कहा जा सकता है कि यह पूरे अमर फीनिक्स संप्रदाय में सबसे सुरक्षित स्थान है, और अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी यहीं है। ये संप्रदाय मास्टर हॉल के बिल्कुल मध्य में स्थित है, जो एक प्राचीन और समय पुरानी अनुभूति वाली वेदी है। स्वर्गीय स्तर के गुप्त क्षेत्र को साधारण वस्तुओं से नहीं बनाया जा सकता। केवल ऐसी वेदी ही उसके गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार हो सकती है। जी किंगहुआन ने लिंसू को उत्सुकता से इधर उधर देखते हुए धीरे से समझाया। इसलिए अन्य गुप्त लोकों की तुलना में स्वर्गीय रैंक गुप्त लोक को स्थानांतरित करना अधिक कठिन है। लिंसू ने समझ में सिर हिलाया। एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद अमर फीनिक्स संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर का आदेश जल्दी से जी किंगहुआन के हाथ में दिखाई दिया। एक के बाद एक अमर ने इस क्षण अपनी आभा जारी की, अपनी शासन शक्ति को वेदी में भर दिया। केवल बीमा की इन 2 परतों के साथ ही वेदी को खोला जा सकता है। शीघ्र ही हल्की भिनभिनाहट की ध्वनि के साथ वेदी के पत्थर के स्तंभ विभिन्न शासन शक्तियों के प्रभाव में एक के बाद एक चमक उठे। जब अंतिम पत्थर का स्तंभ प्रकाशित हुआ तो शून्य में धीरे धीरे एक द्वार खुल गया। लगभग 10 मीटर व्यास वाला ये द्वार जैसे ही खुला, उसमें से अलौकिक ऊर्जा का अंतहीन प्रवाह फूट पड़ा। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था मानो द्वार के माध्यम से फीनिक्स की धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही हों और गायब हो रही हों। अमर फीनिक्स संप्रदाय में अलौकिक ऊर्जा की सांद्रता पहले से ही बहुत अधिक है, लेकिन अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र के सामने ये तुलना में बौना है। यहाँ तक कि क्यूक्यू, जिसने अमर स्मृति में एक बार स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र देखा था, उसे एक झटका लगा जो किसी भी तरह से कम नहीं हुआ था। लिंसू और अन्य 2 छोटे बच्चों को इसे पहली बार अनुभव करने की तो बात ही छोड़ दें। वहाँ खड़े मत रहो, अंदर जाओ। लिंसू को अभी भी अचंभित देखकर जी किंगहुआन ने हंसते हुए कहा और फिर पहले प्रवेश किया। दीजुन, कुछ देर के लिए खजाने के हॉल की निगरानी करने में मेरी मदद करो। हुआन वेनेरेट की आवाज़ सुनाई दी जैसे ही 8 रंगों वाला दिव्य प्रकाश लहराया और उसका शरीर सबसे छोटे आकार में सिमट गया, बिना किसी हिचकिचाहट के अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र में चला गया। इस समय इसके लिए व्यक्तिगत रूप से अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना आवश्यक है। एक क्षण के लिए युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि को रोक दो और आज के युद्ध क्षेत्र के योगदान को व्यर्थ होने दो। वीर योद्धा की आवाज़ पूरे युद्ध क्षेत्र में स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। युद्ध क्षेत्र में युद्ध नगाड़ों की अनवरत ध्वनि एक क्षण में गायब हो गई। युद्ध में उपस्थित अनगिनत पशुपालक और पालतू पशु भावशून्य दृष्टि से ऊपर देख रहे थे। वह विशालकाय भयानक प्राणी जो पत्थर के हथियारों से पृथ्वी पर लगातार प्रहार कर रहा था, युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि के साथ ही लुप्त हो गया।
मिट्टी के समान पीली रोशनी अत्यधिक प्रबल गति के साथ एक क्षण में संप्रदाय मास्टर हॉल के भीतर पोर्टल में फैल गई। यूयू का परिवर्तन वीरान वेनेरेट को स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करना चाहिए, केवल तभी वे आश्वस्त हो सकते हैं। जहां तक अन्य अमर प्राणियों की बात है, उन्हें अभी भी संप्रदाय में व्यवस्था बनाए रखनी है और उनके असली रूप आसानी से नहीं जा सकते। इस समय प्रत्येक नियम अवतार अलग हो जाता है और देखने के लिए पोर्टल में प्रवेश करता है। अपनी शक्ति के बल पर आकस्मिक रूप से अलग हुए अवतारों में भी अमर के प्रथम लोक के बराबर शक्ति होती है। जरूरत पड़ने पर वे मदद भी कर सकते हैं। चलो हम भी अंदर चलें। लिनसू ने गहरी सांस ली और तीनों छोटे साथियों के साथ जल्दी से अंदर चली गई। एक चमकदार रोशनी ने उसे क्षण भर के लिए अंधा बना दिया और अगले ही पल लिनसू वास्तव में अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र के अंदर देख सकता था। अलौकिक ऊर्जा, जो बाहरी दुनिया से प्राप्त ऊर्जा से भी अधिक सघन थी, विभिन्न विशेष नियम शक्तियों के साथ मिश्रित होकर लिनसू की धारणा में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। हालांकि लिनसू के पास इस समय आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था। उसकी आंखें दूर से दिखाई दे रहे आकाशीय महल पर गड़ी हुई थीं। यह एक अविश्वसनीय रूप से शानदार महल था। इसका आकार भयावह रूप से 1,00,000 मीटर तक पहुंच गया, जो अमर फीनिक्स संप्रदाय के आधे हिस्से के बराबर था। महल चमकदार टाइलों और आपस में गुंथी हुई लकीरों से सुसज्जित था, जिसमें शानदार रोशनी प्रवाहित थी जो राजसी और विस्मयकारी थी, तथा इसमें रहस्य की एक अद्वितीय भावना थी। महल के चारों ओर अनगिनत रंग बिरंगी फीनिक्स प्रकाश की परछाइयां फैली हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक चमकीली और सजीव थी। मास्टर, लिनसू ने अपने बगल में खड़े जी किंगहुआन पर नजर डाली और पूछे बिना नहीं रह सका, क्या अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र के अंदर यह महल भी संप्रदाय द्वारा बनाया गया था? नहीं, जी किंगहुआन की आवाज में जटिलता का संकेत था। यह उस दिन पहले से ही यहाँ था जिस दिन गुप्त क्षेत्र का जन्म हुआ था। लिनसू की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। क्या इतना बड़ा महल सचमुच प्राकृतिक रूप से बन सकता है? गुप्त क्षेत्र की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जी किंगहुआन ने समझाया। पीले और गहन श्रेणी के गुप्त क्षेत्रों में गुप्त क्षेत्र के केंद्र ज्यादातर प्राकृतिक रूप से बनते हैं, लेकिन जब तक वे पृथ्वी श्रेणी तक पहुंचते हैं, गुप्त क्षेत्र के केंद्र में मानवीय हस्तक्षेप के ज्यादा संकेत दिखाई देते हैं। लिनसू ने तुरंत टाइम जीरो सीक्रेट दायरे में वेदी और खाली विलुप्ति में स्टील के बारे में सोचा और सिर हिलाया। यहाँ तक कि ब्लू प्लैनेट पर भी किसी ने यह प्रश्न उठाया था, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और बस इतना ही नहीं, जी किंगहुआन की नज़र दूर शून्य में लटके महल पर पड़ी। एक स्वर्गीय गुप्त क्षेत्र में पहुंचकर उसका केंद्र एक अवशेष जैसा दिखता है। न सिर्फ ऊपर से देखने पर यह ऐसा ही लगता है, बल्कि अंदर भी रहस्य छिपा है। इस अवशेष के अंदर शास्त्र और खजाने भी हैं, जिनके कई निशान बताते हैं कि यहाँ कभी कोई आबाद था। जी किंगहुआन की आवाज़ में थोड़ी उदासी थी। दुर्भाग्य से उन शास्त्रों में लिखी लिपि हमारी लिपि से अलग है, जिससे उनकी सामग्री को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसने धीरे से लिनसू की छाती पर लटके नकली स्वर्ग गुप्त क्षेत्र मोती की ओर इशारा किया। गुप्त क्षेत्र मोती को स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र में लाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र सांसारिक परत का नहीं बल्कि विश्व परत का है। शायद, जी किंगहुआन की आवाज में अनिश्चितता का संकेत था। शेनवू के बाहर अन्य दुनियाएं मौजूद हैं और प्रत्येक स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र किसी न किसी दुनिया का एक टुकड़ा हो सकता है। लिनसू का दिल सदमे से भर गया। जी किंगहुआन की अटकलें असंभव नहीं थीं। जिन दुनियाओं को वह जानता था, उनमें ब्लू प्लैनेट और शेनवू शामिल थे। चूंकि 2 हैं, इसलिए तीसरा भी होना चाहिए, और उससे भी अधिक। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बात कर दी। लिनसू के आश्चर्य को देखते हुए जी किंगहुआन ने हंसते हुए कहा, पहले अपने तीसरे साथी को यहाँ रूपांतरित होने दो। शायद मैंने अभी जो कुछ कहा है उसका उत्तर तब पता चलेगा जब आपकी ताकत पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएगी। हाँ, लिनसू ने अपने बेचैन विचारों को दबाते हुए जोर से सिर हिलाया और अपने बगल में यूयू की ओर देखने लगा। परिवर्तन शुरू होने वाला है। क्या आप हॉल के बाहर उन प्रकाश और छाया रक्षकों को देख रहे हैं? जैसे ही सभी लोग शून्य में उस शानदार हॉल की ओर बढ़े, जी किंगहुआन ने अपना हाथ उठाया और हॉल के बाहर पहरा दे रही फीनिक्स रोशनी और छाया की ओर इशारा किया। लिनसू ने सिर हिलाया। उसने पहले ही फीनिक्स की रोशनी और छायाओं को देखा था, जो विभिन्न रंगों से झिलमिला रही थीं। साधारण भ्रमों के विपरीत इनमें से प्रत्येक प्रकाश और छाया एक विशेष रहस्यमय आभा बिखेरते थे, मानो उनमें एक निश्चित जीवंतता हो और वे बिल्कुल भी कठोर न हों। वे निश्चित पथ पर परिक्रमा नहीं करते थे, बल्कि वास्तविक प्राणियों की जीवन शक्ति के साथ गति करते थे, तथा प्रत्येक अपनी अपनी सुंदरता प्रदर्शित करता था। जैसे ही लिनसू और जी किंगहुआन पास आए, उन फीनिक्स प्रकाश और छायाओं ने उनकी ओर अपनी निगाहें डालीं। उन्हें अमर फीनिक्स की आत्माओं के रूप में जाना जाता है, जी किंगहुआन ने धीरे से समझाया। इस अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र में 3 अवसर हैं, और वे उनमें से एक हैं। यहाँ पहला अवसर यह समृद्ध अलौकिक ऊर्जा है। अन्य लोकों के विपरीत, स्वर्गीय श्रेणी गुप्त लोक में अलौकिक ऊर्जा केवल समृद्ध अलौकिक ऊर्जा नहीं है, यह विभिन्न विशेषताओं के नियमों के अवशेषों से भरी हुई है।
यद्यपि ये अवशिष्ट नियम खंडित हैं, फिर भी इनमें विविधता बहुत अधिक है, जिसके कारण मुझे संदेह है कि स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र एक विश्व का एक टुकड़ा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया बिखर गई है और पीछे केवल एक टुकड़ा रह गया है। यद्यपि यहाँ नियम खंडित हैं, फिर भी वे स्पष्ट हैं और समझने में आसान हैं। लिनसू ने थोड़ा सिर हिलाया। ये कुछ ऐसा था जिसे कियू और गुई गुई ने पहले ही खोज लिया था। उसके पीछे पीछे इन दोनों नन्हे बच्चों ने भी अपने आसपास के टूटे हुए नियमों को समझने की कोशिश शुरू कर दी थी। टूटने के भी अपने फायदे हैं। उच्च स्तरीय शक्तिशाली अमर लोगों के लिए ऐसे नियमों का अधिक संदर्भात्मक महत्व नहीं हो सकता है, लेकिन कियू और गुई गुई के लिए उनके वर्तमान स्तर पर यह पचाने में कठिन भोजन को काटकर उसे पचाना आसान बनाने जैसा ही है। दूसरा अवसर इस हॉल के अंदर की हर चीज़ है, जी किंगहुआन ने धीरे से कहा। मैं अनुमान लगाता हूं कि यह स्थान कभी किसी दूसरी दुनिया या शायद किसी और दुनिया की महान शक्ति का रहा होगा। यही वजह है कि हॉल में बड़ी संख्या में स्क्रॉल और खजाने हैं। हॉल के भीतर के खजाने ज़्यादातर संप्रदाय के ट्रेजर हॉल में खोजे और संग्रहीत किए गए हैं। जी किंगहुआन ने लिनसू की ओर देखा। ट्रेजर हॉल से आपको जो अनंत पत्थर मिला था वह यहीं से आया था। तो क्या वह अनंत पत्थर एक अलौकिक खजाना हो सकता है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि समय प्रकार के खजाने के रूप में यह उन समय संबंधित वस्तुओं से बहुत अलग था जिनका सामना लिनसू ने पहले किया था, और कियू को इसे समझना इतना कठिन क्यों लगा। खजाने के अलावा यहाँ के स्क्रॉल भी काफ़ी मूल्यवान हैं, जी किंगहुआन ने धीरे से कहा। संप्रदाय के भीतर संयुक्त हमले, व्यूह रचना और कुछ अन्य गुप्त तकनीकों के तरीके वास्तव में इन स्क्रॉल के कुछ हिस्सों से ही समझे गए थे। अन्य संप्रदायों की विरासत की कई गुप्त तकनीकें भी स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र से इसी तरह प्राप्त की गईं, जिनमें से प्रत्येक ने महारत हासिल की। और किसी भी स्वर्गीय श्रेणी के गुप्त क्षेत्र में जहाँ समान स्क्रॉल मौजूद हैं, प्रयुक्त पाठ हमेशा एक ही होता है। यही कारण है कि मेरा मानना है कि सभी स्वर्गीय श्रेणी के गुप्त क्षेत्र एक ही मूल से आते हैं। इन स्क्रॉल में प्रयुक्त पाठ अत्यंत जटिल है और इतने लंबे समय के बाद भी बहुत कम ही समझे जा सके हैं। जी किंगहुआन ने अपने बगल में बैठी रुचि रखने वाली लिनसू की ओर देखते हुए धीरे से आह भरी। अगर आपकी रुचि है तो आप बाद में कुछ अपने साथ ले जा सकती हैं ताकि देख सकें कि आप उनका अर्थ समझ पाती हैं या नहीं। उसके शिष्य में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी प्रतिभा थी और वह कुछ खोज निकालने में सक्षम हो सकता था। यह मरे हुए घोड़े को जीवित घोड़े की तरह मानने जैसा है। लिनसू ने जल्दी से सिर हिलाया। वह सचमुच थोड़ा इच्छुक था। भले ही वह स्वयं इसका अर्थ न निकाल सके, लेकिन नुवा, जिसके पास भयानक गणना शक्ति वाला मस्तिष्क है, के द्वारा प्रयास करने पर निश्चित रूप से कुछ परिणाम प्राप्त होंगे। ये तथ्य कि संयुक्त आक्रमण और व्यूह रचना की पद्धतियां यहीं से उत्पन्न हुईं, उनके लिए अप्रत्याशित था। यदि केवल कुछ अंशों का इतना प्रभाव हो सकता है, तो किस प्रकार की शक्तिशाली गुप्त तकनीकों को पुनर्तः समझ लेने पर अनलॉक किया जा सकेगा? वह इसके लिए उत्सुक रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तीसरे अवसर के लिए यह अमर फीनिक्स की आत्माएं हैं जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं। जी किंगहुआन की निगाहें क्षेत्र में फीनिक्स की रोशनी और छाया पर घूम गईं। यहाँ अमर फीनिक्स की 9,999 आत्माएं हैं। न एक अधिक, न एक कम। अमर फीनिक्स की प्रत्येक आत्मा में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं और इसकी पहचान प्राप्त करने से व्यक्ति को संबंधित उपहार प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। इसके बाद अमर फीनिक्स की मान्यता प्राप्त आत्मा 100 वर्षों के लिए मंद हो जाएगी और इस अवधि के दौरान फिर से उपहार नहीं देगी। जैसा कि जी किंगहुआन ने परिचय दिया, लिनसू ने आसपास के वातावरण का अवलोकन किया और वास्तव में देखा कि अमर फीनिक्स की आत्माओं में से कुछ अन्य की तुलना में बहुत मंद थीं। स्पष्टतः ये उन शिष्यों के परिणाम हैं जिन्होंने अतीत में प्रवेश किया है और उपहार प्राप्त किए हैं। यदि यह वास्तव में किसी अन्य दुनिया की शक्ति है, तो अमर फीनिक्स की आत्माएं उस शक्ति के लिए शिष्यों का चयन करने का एक तरीका हो सकती हैं। अमर फीनिक्स की ये आत्माएं काफ़ी गर्वित हैं और हालांकि जो लोग यहाँ प्रवेश कर सकते हैं वे संप्रदाय में सबसे अच्छे पशु प्रशिक्षक हैं, लेकिन 10% से भी कम आत्मा पशु उनकी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। क्या 10% से भी कम को मान्यता मिल सकती है? लिनसू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उस स्थिति में अमर फीनिक्स की आत्मा की मान्यता प्राप्त करना आसान नहीं है। जैसे ही कियू और गुई गुई लिनसू के पीछे गए, वे शून्य में फीनिक्स प्रकाश और छाया को उत्सुकता से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ऐसा लगता है कि उनके पास भी एक मौका है। अमर फीनिक्स की आत्माओं की पहचान प्रतिभा या ताकत से ज़्यादा जुड़ी नहीं है, बल्कि उनकी अपनी शक्ति के साथ तालमेल बिठाना मायने रखता है। लिनसू की चिंता को भांपते हुए जी किंगहुआन ने धीरे से कहा, आप अमर फीनिक्स की आत्मा की शक्ति के साथ जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, आपको पहचान मिलने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होगी। तो अगर तुम्हें फीनिक्स आत्मा की मान्यता नहीं भी मिली है, तो भी तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी किंगहुआन हल्के से हंसा। संप्रदाय के अमर लोगों में से सिर्फ हुआन वेनेरेट, फैंग वेनेरेबल और वो वेनेरेट को ही फीनिक्स आत्मा की मान्यता मिली है। शायद मुझे पहचान पाना आसान लगा क्योंकि मैं खुद एक फीनिक्स हूँ, जो एक फ़ायदा है। फैंग वेनेरेबल की आवाज़ धीरे से उभरी। हालांकि फीनिक्स आत्मा से मिला उपहार काफ़ी उल्लेखनीय था। इसने मुझे अमरता हासिल करने में भी मदद की।
तो फिर मुझे लगता है कि मुझे फीनिक्स पच की वजह से पहचान मिली। वो वेनेरेट हंसा, मेरी मूल क्षमताएं उस फीनिक्स आत्मा से बिल्कुल अलग थीं जिसने मुझे पहचाना था, इसलिए शायद यह मेरी अच्छी किस्मत थी और मैं आपको ज़्यादा संदर्भ नहीं दे सकता। मैं अलग हूँ, हुआन वेनेरेट ने गर्व से कहा। उस समय मैं फीनिक्स आत्मा की मान्यता पाने के लिए खुद पर निर्भर था। मैं इस अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र में कुल 2 बार गया हूँ। पहली बार मैं अभी भी 7 रंगों वाला बादल सारस था और अमरता की सीमा पार नहीं कर पाया था। उस समय एक फीनिक्स आत्मा ने मुझे आभास दिया था, लेकिन वह मेरे सामने रुक गई और मुझे पहचान नहीं पाए। दूसरी बार मैं 8 रंगों वाला अमर सारस बन गया, जिसके 8 नियम विनाश नियम में विलीन हो गए। यहाँ वापस आकर उसी फीनिक्स आत्मा की संवेदना प्रकट हुई और उसने अंततः मुझे पहचान लिया। हुआन वेनेरेट की आवाज़ में पुरानी यादें ताज़ा थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह बहुत समय पहले की बात है। उस फीनिक्स आत्मा की शक्ति मेरे विनाश नियम के बहुत करीब थी, यही कारण है कि उसने मुझे पहचान लिया। 3 अमर लोगों की बातें सुनकर लिंसू को फीनिक्स आत्मा की पहचान प्राप्त करने में आने वाली कठिनाई के बारे में बेहतर समझ प्राप्त हुई। ये कुछ हद तक भाग्य की बात है। यहाँ मौजूद 9,999 फीनिक्स आत्माओं में से प्रत्येक की अलग अलग शक्तियाँ हैं। अगर आप उनसे पूरी तरह मेल खाते हैं तो आपको पहचान मिल सकती है। यदि नहीं, तो चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसका कोई उपयोग नहीं है। क्या रोन वेनेरेट मजबूत नहीं है? फिर भी वे अभी भी फीनिक्स आत्मा की मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और केवल अन्य अवसर ही प्राप्त कर सकते हैं। बोलते बोलते सभी लोग भव्य हॉल के गेट के सामने आ चुके थे। 10,000 मीटर ऊंचे विशाल द्वार के ऊपर एक विस्मयकारी प्राचीन आकृति फैली हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इसके भीतर एक शाश्वत शक्ति और भावना विद्यमान थी, जो समय के साथ साथ रहस्यमयी शक्ति से परिपूर्ण थी, जो आज भी लोगों के हृदय में गूंजती है। वह चरित्र लिंसू द्वारा ज्ञात किसी भी पाठ से भिन्न था। फिर भी इसकी भावना लिंसू के भीतर गूंज उठी, जिससे वह सहज रूप से इसका अर्थ समझ गया। अमर फीनिक्स हॉल, उस चरित्र द्वारा दर्शाया गया अर्थ यही था। और यह कि एक ही अक्षर इतने अर्थ को व्यक्त कर सकता है, ये लिंसू की लेखन प्रणाली की तुलना में लेखन प्रणाली में भारी अंतर को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। अमर फीनिक्स हॉल, इस लेखन प्रणाली में शायद यही एकमात्र शब्द है जिसका अर्थ हम पुष्टि कर सकते हैं। जी किंगहुआन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। काश धर्मग्रंथों में भी ऐसी भावनाएं होतीं। यदि सभी शब्द एक नज़र में समझने में आसान होते तो ये बहुत अच्छा होता। क्या अमर फीनिक्स संप्रदाय नाम इसी से लिया गया है? लिंसू पूछे बिना नहीं रह सकी। हाँ, अमर फीनिक्स संप्रदाय, अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र, सभी नाम इसी चरित्र से आए हैं। जी किंगहुआन ने सिर हिलाया। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वह बोला, मूल रूप से 2-3 मीटर ऊंचा रह गया वीरान वेनेरेट हवा के विपरीत फैलकर 10,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। उसके 2 मजबूत और शक्तिशाली हाथों ने हॉल के दरवाजे के एक तरफ फीनिक्स के आकार के छल्लों को पकड़ लिया और धीरे धीरे भरी हॉल के दरवाजे में एक छेद खोल दिया, जिससे सभी अंदर आ सकें। लिंसू उत्सुकता से अंदर जाते हुए जी किंगहुआन के पीछे पीछे चली। अंदर जगह खुल गई और जो कुछ उसने देखा उससे उसका क्षितिज विस्तृत हो गया। इस स्थान की स्थापत्य शैली न तो शेनवू के समान थी और न ही ब्लू स्टार से बहुत अलग थी। यह एक अनोखी और विचित्र शैली थी। एक झलक मात्र से ही एक विदेशी एहसास पैदा हो जाता था। यहाँ घूमने से लिंसू को ऐसा भ्रम हुआ कि वह किसी नई दुनिया में कदम रख रहा है। वह यह मानने लगा कि स्वर्गीय गुप्त क्षेत्र किसी दूसरी दुनिया से है, जैसा कि उसके गुरु ने कहा था। ये बात सच थी। हजारों सालों की खोजबीन के दौरान इस हॉल के अंदरूनी हिस्से का गहन मानचित्रण किया गया है। जी किंगहुआन ने धीरे से कहा, हमारा अगला गंतव्य हॉल के अंदर अमर फीनिक्स संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा तियानजुलिन नाम दिया गया स्थान है। ये वह स्थान माना जाता है जहां कभी शक्तिशाली साधक इस अमर फीनिक्स हॉल में साधना करते थे, और यह आपके तीसरे पालतू जानवर के लिए भी अभी रूपांतरण हेतु सबसे उपयुक्त स्थान है। तियानजुलिन। लिंसू की आंखें चमक उठीं। ये सचमुच आश्चर्यजनक लगता है। उसके बगल में यूयू भी उत्सुक दिख रहा था। इतने लंबे समय तक अद्भुत अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र की खोज करने के बाद क्या अंततः इसके परिवर्तन का समय आ गया है? यहाँ पर अत्यंत सघन तात्विक शक्तियों के कारण यूयू को वर्तमान में अपने शरीर के भीतर की शक्ति को नियंत्रित करना कठिन लग रहा था। इतना भरा हुआ, इतना भरा हुआ। हम पहुँच गए हैं। जल्द ही सभी लोग एक खुले स्थान पर पहुँच गए। हॉल के भीतर इस खुले स्थान में तियानजू नामक स्तंभ जमीन से ऊपर उठे हुए थे। इनमें से सबसे निचला स्तंभ 1,000 मीटर ऊंचा था, जबकि मध्य स्तंभ 10,000 मीटर ऊंचा था, जो दूर से जंगल जैसा दिखता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसे तियानजुलिन कहा जाता है। यद्यपि यह अनिश्चित है कि क्या यह उसका मूल नाम था, फिर भी यह निश्चित रूप से उपयुक्त है। तियानजू पर साधना करने से आसपास की शक्तियों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित और अवशोषित किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा का संचार होता है। जी किंगहुआन ने समझाया, तियानजू जितना ऊंचा होगा, प्रभाव उतना ही बेहतर होगा।
लिनसू ने सबसे ऊंचे तियांजू को देखने का प्रयास किया, जो 10,000 मीटर ऊंचा था। क्या कोई विकल्प भी है? स्वाभाविक रूप से यूयू को सबसे ऊंचे तियांजू पर रूपांतरित होना चाहिए। चांदी की चमक के साथ सभी लोग तियांजू के स्तंभों पर प्रकट हुए। यूयू सबसे ऊंचे आकाशीय स्तंभ पर स्थित था, जबकि लिनसू सहित सभी लोग आसपास के स्तंभों से यूयू की स्थिति को देख रहे थे। शुरू करो। इस समय वीरान वेनेरेट की आवाज़ गूंजी, उसका भयंकर चेहरा काफी गंभीर दिखाई दे रहा था। मैं युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि का उपयोग तुम्हारे भीतर छिपी युद्ध शक्ति के निशान को जगाने के लिए करूंगा, तुम्हारे भीतर युद्ध शक्ति को जन्म देने के लिए। इसके बाद ऑल थिंग्स मेल्टिंग वाटर को सोखना मत भूलना। हुआन वेनेरेट ने डेसोलोइट वेनेरेट के बाद आगे कहा, ऑल थिंग्स मेल्टिंग वाटर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके 15 गुणों को एक में मिला दो और उसे अपने अनूठे रूप में इकट्ठा कर लो। 16वां नियम। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। सबकी निगाहें अपने ऊपर पड़ते देख यूयू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसका गोल मटोल छोटा सा चेहरा थोड़ा फूल गया और उसके छोटे हाथ कसकर भींच लिए गए और वह जोर से सिर हिलाने लगी। लिनसू यूयू के सामने दिव्य स्तंभ के ऊपर खड़ा था, एक बार फिर अपनी भाग्य शक्ति की जांच कर रहा था। बहुत बढ़िया, ये चरम अवस्था में है। इतनी भाग्य शक्ति, यह आपके लिए आसानी से परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? उसने मन ही मन सोचा और फिर टेलीपैथी से प्रोत्साहित हुआ। जाओ यूयू, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो। जाओ। तीसरी बहन X2 कियू और गुई गुई से प्राप्त प्रोत्साहन भी टेलीपैथी के माध्यम से यूयू तक पहुंचा दिया गया। यूयू ने एक बार फिर लिनसू की ओर सिर हिलाया, उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह निश्चित रूप से सफल हो सकती है। भले ही वह शरीर धारण कर सकती थी, फिर भी वह बड़े भाई और दूसरे भाई की तरह लिनसू के साथ सहयोग करना चाहती थी। वह शिक्षण कौशल सीखना चाहती थी और विभिन्न नियमों को समझना चाहती थी। तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। यूयू की अभिव्यक्ति अधिक दृढ़ होती गई। वीरान वेनेरेट शून्य में खड़ा था, उसकी मांसपेशियों में गांठें थीं और उसका शरीर एक भयानक पत्थर का औजार पकड़े हुए था जो समुद्र को तोड़ने और पहाड़ों को दबाने में सक्षम था और शून्य में जोरदार प्रहार कर रहा था। असीम शक्ति शून्य में विलीन हो गई, केवल युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि सामान्य से कहीं अधिक तीव्र होकर फूट रही थी। आकाश को ढोल की तरह इस्तेमाल करके उसकी ध्वनि ने स्वर्ग को हिला दिया। यहाँ तक कि युद्ध के ड्रमों की ध्वनि से उत्पन्न तरंगों को भी डेसोलेट वेनेरेट द्वारा सटीक रूप से नियंत्रित किया गया था, जो अधिकतम रूप से यूयू के शरीर की ओर लक्षित थीं तथा उसके आध्यात्मिक शरीर और भौतिक शरीर दोनों में प्रवाहित हो रही थीं। एक के बाद एक सबसे ऊंचे आकाशीय स्तंभ जहां यूयू खड़ा था को कुछ आभास हुआ और इस क्षण अनगिनत प्राचीन धब्बेदार पैटर्न अचानक उसके विशाल सिलहूट पर चमक उठे। चारों ओर बिखरे नियम, विभिन्न विशेषताओं की अलौकिक ऊर्जा अब स्तंभ की आकृति की ओर उन्मत्त होकर बढ़ रही थी तथा एक वेल की तरह नीली और अवशोषित हो रही थी। फिर विभिन्न शक्तियों से भरे एक ऊर्जा प्रकाश स्तंभ में परिवर्तित होकर ये यूयू की ओर पागलों की तरह दौड़ा और तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। यूयू के अंदर स्थिर 14 प्रणाली चक्र एक अभेद्य अवरोध की तरह बाहरी शक्तियों को अवशोषित कर रहा था तथा बाहरी लड़ाकू शक्ति का प्रतिरोध कर रहा था। लेकिन ये युद्ध शक्ति आखिरकार डेसोलेट वेनेरेट से आई थी। इसकी पवित्रता और शक्ति इतनी अधिक थी कि आपके भीतर का चक्र इसका पूरी तरह से प्रतिरोध नहीं कर सकता था। क्षण भर के गतिरोध में विभिन्न शक्तियों द्वारा बनाई गई सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई। युद्ध की शक्ति के साथ युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि यूयू के शरीर में उमड़ पड़ी। इस क्षण यूयू ने अब खुद को दबाया नहीं। इस क्षण उसके शरीर के भीतर अनगिनत अदृश्य निशान फूट पड़े। प्रत्येक निशान में युद्ध शक्ति का एक अत्यंत धुंधला सा अंश निहित था और ऐसे निशान यूयू के शरीर के भीतर सितारों की तरह अनगिनत थे, अनगिनत। ये पिछले 2 महीनों में डेसोलेट वेनेरेट की युद्ध शक्ति के तहत दिन रात टूटने और फिर से बहाल होने के बाद बचे हुए निशान थे। ये अनगिनत बार यूयू के खोल के भीतर अन्य 14 प्रणालियों द्वारा युद्ध शक्ति के जन्म और विलुप्त होने के निशान थे। एक चिंगारी की तरह एक बिंदु पूरे मैदान को आग लगा सकता है। इस समय यूयू के भीतर अदम्य लड़ाकू शक्ति ने अन्य 14 प्रणालियों की सेनाओं के पतन के बाद उनकी अस्थिरता का लाभ उठाया और बेतहाशा वृद्धि हुई। लड़ाकू शक्ति, उभरो। इस समय यूयू की आभा लगातार बढ़ती जा रही थी, आसमान में ऊंची उड़ान भर रही थी। इस समय उसने सफलतापूर्वक 15वीं विशेषता हासिल कर ली। इस क्षण वह एक अभूतपूर्व सर्वगुण संपन्न पालतू जानवर बन गई। लेकिन अगले ही क्षण आकाश की ओर बढ़ती हुई गति अराजक हो गई। यह मूलतः विद्यमान 14 विशेषताओं का विलंबित प्रतिरोध था। इस समय यूयू के शरीर के भीतर कुल 15 विशेषताएं थीं, जिनमें से 14 ने लंबे समय से एक गठबंधन बनाया था, जबकि नवजात लड़ाकू शक्ति में बाहरी बल लगातार उजाड़ वेनेरेट द्वारा प्रदान किया गया था। यूयू के शरीर के भीतर 2 शक्तियां एक दूसरे से टकरा गईं, असंगत। उस अराजकता के कारण विभिन्न विशेष शक्तियां अनजाने में यूयू के शरीर की सतह से बिखर गईं तथा ऊर्जा तूफानों में परिवर्तित होकर सभी दिशाओं में फैल गईं।
आग की लपटें, प्रचंड हवाएं, गड़गड़ाहट, बर्फ, धुंध। विभिन्न शक्तियां आपस में गुंथी हुई थीं, जिससे अराजकता न केवल शांत हो रही थी, बल्कि और भी तीव्र होती जा रही थी। ममम, बहुत असहज। यूयू की आवाज तूफान के बिल्कुल बीच से धीमी सी आ रही थी। उसके भीतर विभिन्न गुण शक्तियों का टकराव तीव्र हो गया। इस भयंकर टक्कर के कारण मूल रूप से निर्मित 14 प्रणाली शक्ति चक्र पूरी तरह से बिखर गया और नष्ट हो गया। इस तरह 15 सेनाएं अब 2 खेमों में विभाजित नहीं थीं, जो अपने लिए लड़ रहे थे। ये स्थिति पहले ही यूयू के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने शक्तियों पर अपनी पकड़ खो दी है। उसके शरीर में मौजूद 15 शक्तियां उसकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही थीं। सब चीजें पिघलती पानी, हुआन वेनरेट जोर से चिल्लाया। हाँ, सभी चीजें पानी में पिघल रही हैं। यूयू अचानक घबरा गई और उसे याद आया कि उसके पास अभी भी लड़ने की शक्ति है। जल्द ही एक साधारण सी दिखने वाली बूंद यूयू के सामने प्रकट हुई। ये स्पष्ट और क्रिस्टलीय है, इसमें कोई चमकदार रंग नहीं है, न ही कोई शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव है। लेकिन वह तूफान, जिसमें विभिन्न तात्विक शक्तियां आपस में गुंथी होती हैं, बूंद के स्पर्श होते ही शांत हो जाता है। चूंकि सभी चीजों का पिघलने वाला पानी बहुत छोटा है, इसलिए असीम तूफान में ये परिवर्तन ध्यान देने योग्य नहीं है। लेकिन यूयू की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये सचमुच उपयोगी है। अगले ही पल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑल थिंग्स मेल्टिंग वाटर को गटक लिया। बूम! उसके शरीर के भीतर विभिन्न शक्तियां खतरे की शुरुआत को महसूस कर रही थीं और तेजी से उत्तेजित हो रही थीं। इन शक्तियों ने लालचवश आकाश स्तंभ से लगातार उठती हुई तात्विक शक्तियों को अवशोषित कर लिया, जो लगातार मजबूत होती जा रही थीं और यूयू के शरीर के भीतर सबसे प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रही थीं। हालांकि उनका सामना एक ऐसे न्यायाधीश से हुआ जो सामान्य नियमों का पालन नहीं करता। सभी चीजों को पिघलाने वाला जल शीघ्र ही यूयू के शरीर में फैल जाता है तथा एक अदृश्य धुंध में परिवर्तित हो जाता है, जो 15 पूरी तरह से अलग अलग शक्तियों को घेर लेता है। एक शक्तिशाली चिपकाने वाले पदार्थ की तरह यह विभिन्न बलों को एक साथ बांधने के लिए अत्यंत कठोर दृष्टिकोण का उपयोग करता है तथा उन्हें एक दूसरे के साथ विलय करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक तात्विक बल का प्रतिरोध तीव्र होता जाता है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आकाश स्तंभ द्वारा प्रदान की गई शक्ति बहुत अधिक है, जो तात्विक शक्तियों को अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक पोषित करती है, जिसके कारण सभी चीजों का पिघलने वाला जल 15 तत्वों के साथ गतिरोध की स्थिति में आ गया। यह हुआन वेनेरेट ने तुरंत समस्या को समझ लिया। कुछ चिंतित महसूस करते हुए, सभी चीजों के पिघलने वाले पानी की एक बूंद पर्याप्त नहीं लगती है। हुआन वेनेरेट, क्या आपके पास और भी कोई ऑल थिंग्स मेल्टिंग वाटर है? लिनसू ने जल्दी से पूछा। एक बूंद पर्याप्त नहीं है, 2 बूंदें पर्याप्त होनी चाहिए। मेरे पास तो बस यही एक बूंद है। हुआन वेनेरेट के चेहरे पर झुंझलाहट थी। मैंने अभी भी 15 तत्वों को मिलाने की कठिनाई को कम करके आंका था। धिक्कार है। उपस्थित सभी अमर लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई दिया। अभी भी एक रास्ता है। इस समय आदरणीय वृक्ष की आवाज अपेक्षाकृत शांत थी। 15 तत्वों का विकार न केवल यूयू के शरीर के भीतर से आ रहा है, बल्कि बाहर से भी आ रहा है। आकाश स्तंभ द्वारा संचारित बल सभी तत्वों को समाहित करता है, लेकिन बहुत अराजक है। इसने गंभीरता से कहा, और यह अराजकता यूयू के भीतर की शक्तियों को भी प्रभावित करती है। यदि हम आकाश स्तंभ द्वारा बाह्य रूप से प्रवाहित की गई शक्ति को व्यवस्थित कर लें, तो आप इस व्यवस्थित शक्ति को अवशोषित कर सकते हैं और अधिक आसानी से भीतर की शक्तियों का दमन कर सकते हैं। चलो कोशिश करते हैं। हुआन वेनेरेट ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं प्राकृतिक 8 तत्वों को संभाल लूंगा। आकाश स्तंभ से ऊपर की ओर निकलती जटिल ऊर्जा शीघ्र ही 8 विभिन्न प्राकृतिक विशेषताओं में विभाजित हो गई। धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, गड़गड़ाहट, हवा, बर्फ। हुआन वेनेरेट के नियंत्रण में 8 गुण व्यवस्थित थे और इसके प्रबंधन के बाद उन्हें यूयू के शरीर में इंजेक्ट किया गया था। इस समय यूयू के भीतर प्रत्येक तात्विक शक्ति का प्रतिरोध काफी कमजोर हो गया। आशा है, यूयू की स्थिति पर नजर रख रहे सभी अमर इस क्षण बहुत खुश हुए। मैं प्रकाश और अंधकार को संभाल लूंगा। इस समय वृक्ष पूज्य की आवाज उभरी। अगले ही पल आकाश स्तंभ से काली और सफेद ऊर्जा की 2 किस्में अलग हो गईं और वृक्ष पूज्य के संगठन के बाद वे व्यवस्थित और शांतिपूर्ण शक्तियां बन गईं, जो यूयू के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। प्रतिरोधी शक्तियां एक बार फिर कमजोर पड़ गईं। वृक्ष पूज्य के हाथों में प्रकाश और अंधकार की परस्पर अनन्य शक्तियां घनिष्ठ रूप से बंध गईं, जिससे यूयू के भीतर अराजक लड़ाई तुरंत एक अलग स्तर पर पहुंच गई। मैं लड़ाकू तत्व का ध्यान रखूंगा। ये वीरान वेनेरेट की आवाज थी। दृश्य में केवल इसमें ही लड़ाई का तत्व था और इसे ही कार्यभार संभालना चाहिए। इसी प्रकार इस समय युद्ध तत्व की अदृश्य शक्ति आकाश स्तंभ से अलग हो गई थी, जिसे वीरान वेनेरेट ने यूयू की ओर निर्देशित किया था। मैं आत्मा और टेलीकिनेसिस को संभाल लूंगा। इस समय स्पिरिट मास्टर की आवाज आई, जिसमें सामान्य भयावह स्वर की कुछ झलक नहीं थी, बल्कि असाधारण रूप से गंभीर लग रही थी।
बल्कि दो और धाराएं अलग हो गईं। जैसे जैसे शक्तियां एक एक करके अमरों द्वारा संगठित और प्रबंधित की गईं, बाहरी व्यवस्थित शक्तियों ने यूयू के शरीर के भीतर की शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। विभिन्न विशेषताओं के बीच संबंध और अधिक मजबूत होता गया। अंतरिक्ष तत्व, इसे मुझ पर छोड़ दो। आदरणीय वृक्ष की आवाज गंभीरता से भरी हुई थी, जो इस क्षण गूंज रही थी। अंतरिक्ष तत्व की शानदार शक्ति इस क्षण अलग हो गई थी। परिणामस्वरूप आकाश स्तंभ से निकलने वाली शक्ति में केवल समय तत्व ही बचा था। इस क्षण यूयू के भीतर विभिन्न शक्तियों का आपसी घर्षण और टकराव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह अंतिम विलय से बस एक धागे की दूरी पर है। ये समय तत्व है। यद्यपि अन्य 14 तत्व पृथक हो गए तथा आकाश स्तंभ में केवल काल तत्व ही बचा रहा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से 15 तत्वों का पृथक्करण पूरा हो गया। हालांकि अमर लोगों द्वारा संगठित विशेष बल लगाम से बंधे घोड़ों की तरह थे। इस बीच अनियंत्रित समय तत्व एक जंगली घोड़े की तरह था। थोड़ी देर रुकिए, यह अंतिम तत्व स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर आ जाएगा। वृक्ष पूज्य ने आग्रह किया। समय तत्व को नियंत्रित किए बिना भी परिवर्तन की पूर्णता पहले से ही दिखाई दे रही थी, केवल अधिक समय की आवश्यकता थी और थोड़ी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार यह कोई बात नहीं है, मुझे एक बार कोशिश करने दो। लिनसू ने गहरी सांस ली और पास खड़े क्यूक्यू को देखा। हल्के बैंगनी रंग का सहयोग प्रकाश चमक उठा और दोनों ने तुरंत ही तालमेल पूरा कर लिया। इस समय उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। हालांकि वर्तमान अमरों की तुलना में ऐसी ताकत अभी भी बहुत कम थी, जिससे शायद ही कोई हलचल पैदा होती। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इस क्षण अपने भीतर शक्ति महसूस करते हुए लिनसू की आंखों में हल्की चमक चमक उठी। दरार, एक हल्की सी ध्वनि, जैसे ही सहकारी बाह्य कवच तेजी से उसके शरीर से चिपक गया, हल्के कवच की एक परत में परिवर्तित हो गया। बाहरी कवच के जुड़ने के साथ ही लिनसू की आभा एक बार फिर बढ़ गई। अभी भी काफी नहीं, इससे कोसों दूर लिनसू की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं। आकाशीय स्तंभ के भीतर समय प्रणाली की अपार शक्ति को महसूस करते हुए वह जानता था कि अपनी वर्तमान चरम शक्ति के साथ भी वह उसे हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। तब केवल एक ही विकल्प था। लिनसू ने गहरी सांस ली और तुरंत टेलीपैथी के माध्यम से यूयू से संपर्क किया। तुम, केवल एक ही मौका है, इसे पकड़ लो, चलो एक साथ काम करते हैं। यूयू की प्रतिक्रिया आई और बिना किसी हिचकिचाहट के लिनसू के शरीर से उज्ज्वल समय प्रणाली शक्ति का एक विस्फोट हुआ। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई, उसकी गति कम होने के बजाय भयानक गति से बढ़ती गई, जिसने सभी अमर प्राणियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। समय प्रणाली शिक्षण कौशल, सुगंधित क्षण। क्यूक्यू की शक्ति के साथ ये कौशल क्षण भर में सम्राट स्तर का प्रहार कर सकता है। जब इसे गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन के तहत निष्पादित किया गया तो यह हमला सम्राट स्तर की सीमाओं को पार कर गया। यद्यपि अमरता से अभी भी कुछ दूरी थी, फिर भी उस क्षण उस दिव्य स्तंभ के भीतर की समय प्रणाली शक्ति को आकर्षित करना पर्याप्त था। लिनसू चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत लगाकर आकाशीय स्तंभ से शेष समय प्रणाली शक्ति को खींच लिया, उसे अपने माध्यम से प्रवाहित किया और फिर उसे यूयू की ओर भेज दिया। वह पहले से ही अपनी ताकत तेजी से कम होती महसूस कर सकता था। सुगंधित क्षण वास्तव में एक क्षणभंगुर क्षण था। तुम, जल्दी करो, वह मन ही मन चिंतित होकर चिल्लाया। शायद लिनसू की तात्कालिकता को भांपकर तूफान के भीतर यूयू ने अवसर का लाभ उठाया। क्षण भर में समय प्रणाली के नियमों को लिनसू द्वारा नियंत्रित किया गया, शांति के सबसे संक्षिप्त क्षण में। यूयू के शरीर के भीतर सभी चीजें पिघलने वाले पानी के दिव्य प्रभाव के तहत 15 गुण तुरंत एक में विलीन हो गए। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, मानो इसमें विश्व की सभी शक्तियां समाहित हों, मानो इसमें सभी रंग प्रवाहित हों। इस क्षण प्रकाश आकाश में उड़ गया। अभिसार के भीतर शक्ति का वह पुंज निरंतर टिमटिमाने लगा, मानो उसमें से नए नियम और शक्ति जन्म लेने वाली हो। इस समय नियम अभी भी अस्थिर थे, लगातार बदलते और बदलते रहते थे। क्या मैंने अभी विनाश नियम को अचानक महसूस किया? जैसे ही यूयू सफलतापूर्वक विलीन हो गया, अमर पीछे हटने लगे और हुआन वेनेरेट की आवाज एक अजीब लहजे के साथ गूंजने लगी। वह अस्थिर नियम एक समय पर विनाश नियम के समान था। हुआन वेनेरेट के 8 प्रणाली सम्मेलन से विनाश नियम का जन्म हुआ। यदि यूयू के 15 प्रणाली सम्मेलन से भी विनाश नियम का जन्म हुआ, तो ये स्पष्ट रूप से एक बर्बादी होगी। एक पूर्ण प्रणाली का अर्थ है कि यूयू दुनिया के किसी भी नियम को समझ सकता है। रोंग वेनेरेट की आवाज में गंभीरता थी। इस पूर्ण प्रणाली के विलय से उत्पन्न नियम यूयू की ऊपरी सीमा निर्धारित करेगा। इस समय सभी अमरों के चेहरे गंभीर थे। केवल वे लोग जो अमरता तक पहुंच गए हैं, नियमों की ताकत के महत्व को समझते हैं। नियमों को समझना और उनमें निपुणता प्राप्त करना किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन नियमों के माध्यम से शरीर को परिष्कृत करना, पशु के शरीर को अमर शरीर में बदलना, केवल उस क्षण में होता है जब सम्राट से अमर बनना होता है। क्योंकि यह जीवन के सार का पूर्ण रूपांतरण है, केवल एक अवसर के साथ।
इसलिए अमरता में प्रवेश करने से पहले नियमों की ताकत सफलता के बाद अमर शरीर की ताकत को निर्धारित करती है, साथ ही प्रत्येक अमर की नींव की शक्ति को भी निर्धारित करती है। यद्यपि शासन क्षेत्र को उन्नत करने से शक्ति में गुणात्मक वृद्धि हो सकती है, किंतु अमर शरीर अमरता का आधार है। हालांकि लिनसू इस बात से अनजान था, लेकिन इस समय वह समझ गया था कि यूयू एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। उसके शरीर पर अनगिनत नियम चमक रहे थे, उनमें से एक 16वीं शक्ति बन गया जिसे वह प्रयोग कर सकता था। ये पूर्ण प्रणाली सम्लन से पैदा हुई नई शक्ति थी। आप इसके लिए जाओ, वह मन ही मन चिल्लाया, क्योंकि भाग्य की शक्ति तेजी से खत्म होने लगी थी। ... मैं कहाँ हूँ? यूयू की चेतना एक झटके में जाग उठी। जिस क्षण 15 गुण उस विचित्र प्रकाश समूह में विलीन हो गए, उसकी चेतना स्पष्ट रूप से शांत हो गई। अब जब यूयू ने धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण को देखा तो उसने पाया कि वह मूल दिव्य स्तंभ पर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक तारों से भरे क्षेत्र में है, जिसके चारों ओर विभिन्न आकार के अनगिनत तारे हैं। ये कहाँ है? जैसे ही यूयू के मन में यह विचार आया, उत्तर रहस्यमय तरीके से उसके दिमाग में उभर आया। यहाँ से जाने के लिए उसे एक तारा चुनना था। जब उसने अपने सामने तारों के समुद्र को देखा तो वह अपने गोल मटोल गालों को फुलाने से खुद को नहीं रोक सका। ये तो बहुत ज़्यादा हैं। चुनाव में कितना समय लगेगा? उसके बड़बड़ाने के बावजूद यूयू जल्दी से एक के पास गया, उसकी जांच की और फिर दूसरे के पास चला गया। यह अच्छा नहीं है, ये थोड़ा छोटा है। ये क्यों जाना पहचाना लग रहा है, जैसे इसमें हुआन वेनेरेट की आभा हो। वह एक के बाद एक तारे खोजता रहा, समय बीतने को लगभग भूल ही गया। चयन की प्रक्रिया में इसमें कई ऐसे सितारे भी शामिल थे जो इसे काफ़ी पसंद आए, लेकिन किसी कारणवश उसके मन में यह विचार आया कि कोई और अधिक उपयुक्त विकल्प अवश्य होना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत उसे नहीं चुना। एक निश्चित क्षण तक यूयू ने अचानक आश्चर्य से अपना सिर उठाया। तभी उसे इस तारों भरे समुद्र में कहीं एक बहुत ही मंद शक्ति का आभास हुआ, मानो वह उसे बुला रही हो, उसे आगे बढ़ने का मार्गदर्शन दे रही हो। लेकिन वह शक्ति अत्यंत कमजोर, क्षणभंगुर थी और इस क्षण उसे महसूस नहीं किया जा सकता था। क्या यह एक भ्रम था? तुम्हें संदेह होने लगा, लेकिन ये दिशा ठीक वही थी जहां उसे जाना था, इसलिए यूयू ने इस अनिश्चित कॉल पर भरोसा करने का फैसला किया। चलो एक नज़र मारें। उसने रास्ते में तारों की चिंता करना बंद कर दिया और सीधे उसी दिशा में उड़ चला। इस तारों भरे क्षेत्र में इसकी गति अकल्पनीय रूप से तेज थी। कुछ क्षण बाद यूयू का आकार रुक गया, उसके चेहरे पर अनिश्चितता का भाव था। उसके सामने 2 तारे थे। जैसे ही यूयू ने उन्हें देखा, उसे एहसास हो गया कि यही चीजें उसे आकर्षित कर रही थीं, इसमें कोई संदेह नहीं था, क्योंकि ये दोनों सितारे बहुत ही अनोखे थे। तारों के इस समुद्र में प्रत्येक तारा, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, पूर्ण था। लेकिन इन 2 तारों में से एक वास्तव में खंडित था। यह विखंडन प्रक्रिया लगातार जारी रही, जिससे न केवल तारा प्रभावित हुआ, बल्कि उसके आसपास की हर चीज प्रभावित हुई, जिससे आसपास का क्षेत्र उजाड़ हो गया। उसके सामने एक और तारा था। वह एक पूर्ण तारा था, क्षतिग्रस्त तारे के बहुत करीब, फिर भी उसमें एक अदृश्य शक्ति थी जो लगातार बाहर की ओर विकीर्ण हो रही थी, जो क्षतिग्रस्त तारे के प्रभाव को निष्प्रभावी कर रही थी। इससे पूर्ण तारा क्षतिग्रस्त तारे के निकट एकमात्र तारा बन गया, और इसकी शक्ति ने क्षतिग्रस्त तारे को भी समान रूप से प्रभावित किया। क्षतिग्रस्त तारे के प्रत्येक टुकड़े की मरम्मत संपूर्ण तारे की शक्ति द्वारा की गई, जिससे विखंडन और मरम्मत के बीच संतुलन बना रहा। यदि पूर्ण तारे की उपस्थिति न होती तो क्षतिग्रस्त तारा अपने निरंतर विखंडन के कारण पहले ही नष्ट हो चुका होता। आप गहरी सोच में डूबे हुए उसके सामने स्थित जुड़वां तारों को एकटक देखते रहे। वह दोनों सितारों को छीन लेना चाहता था। दुर्भाग्यवश यह असंभव था। जुड़वां तारों के साथ ये केवल एक को ही चुन सकता था। उसकी नज़र पूर्ण तारे पर पड़ी। किसी तरह उस तारे ने उसे एक परिचित एहसास दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने पहले भी इस प्रकार की शक्ति वाली कोई चीज़ देखी हो? लेकिन इसकी यादों में खोज करने के बाद यूयू को कोई भी समान शक्ति नहीं मिली। यदि वह इसके बारे में नहीं सोच सकता था तो उसने निर्णय लिया कि वह अब और नहीं सोचेगा। यूयू ने अपना सिर हिलाया और विचार करना जारी रखा। यदि उसने पूर्ण तारा चुन लिया तो क्या होगा? यदि वह इस तारे को लेने का निर्णय ले तो शायद उसे भी ऐसी ही शक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन ये शक्ति गैर आक्रामक क्यों प्रतीत हुई? वह दूसरे क्षतिग्रस्त तारे पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह तारा विनाशकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। यदि पूर्ण तारे का अस्तित्व न होता तो वह इस शक्ति से स्वयं को नष्ट भी कर लेता। ऐसी शक्ति कोई साधारण प्राणी नहीं संभाल सकता था, क्योंकि एक बार प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति अंतहीन आत्मविनाश में गिर जाता था। आप सोच में डूबे बिना नहीं रह सके। अपने अमर स्वर्णिम शरीर के साथ यह ऐसी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? इस तरह से सोचने पर यह इस शक्ति के लिए काफ़ी उपयुक्त लग रहा था। जितना अधिक आप सोचते थे उतना ही अधिक प्रलोभन होता जाता था।
अंततः उसने अपने दांत पीस लिए और तेजी से क्षतिग्रस्त तारे की ओर उड़ चला। यह उसका चुनाव था। यूयू के शरीर के चारों ओर लगातार बदलते नियम एक निश्चित क्षण पर जम गए। क्या ये निर्णय लिया गया? लिनसू, जी किंगहुआन, क्यूक्यू और गुई अमर लोगों के साथ सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। वे घबराहट से यूयू की ओर देखने लगे। आपकी भाग्य शक्ति कैसी है? जी किंगहुआन ने अचानक मुड़कर लिनसू से पूछा। अभी अभी, ये सब एक पल में इस्तेमाल हो गया, लिनसू ने तुरंत जवाब दिया। तब सभी को थोड़ी राहत महसूस हुई। भाग्य शक्ति प्रभावी हो चुकी है, इसलिए यूयू द्वारा बनाए गए नियम कमजोर नहीं होने चाहिए। दरार। जैसे ही सब लोग ये सोच रहे थे, अचानक एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी। फिर दूसरी और तीसरी आवाज आई। आकाश स्तंभ को देखो। हुआन वेनेरेट की आवाज में कुछ आश्चर्य था। बाकी सभी लोग यूयू के नीचे आकाश स्तंभ को देख रहे थे। अनगिनत युगों से खड़ा आकाश स्तंभ किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में दरकने लगा था। इतनी भयानक शक्ति, अनजाने में उत्सर्जित होने के बावजूद आपने किस प्रकार का शासन उत्पन्न किया? इस दरार के दिखने से यहाँ किसी प्रकार का प्रतिबंध लग गया। एक विशेष बल तुरंत आकाश स्तंभ में पहुंचा और उन दरारों की मरम्मत की। उसी समय वहां उपस्थित सभी लोगों को चारों ओर से तीव्र शत्रुता का एहसास हुआ। अभी के लिए पीछे हटो। फीनिक्स रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म पर जाओ। जी किंगहुआन के चेहरे के भाव बदल गए और वह जल्दी से बोला। हुआन वेनेरेट समझ गए और तेजी से आकाश स्तंभ जंगल से सभी को बाहर निकाला और एक अन्य ऊंचे मंच पर प्रकट हुए। इसने यूयू को, जो अभी भी परिवर्तन के बीच में था, घेरने के लिए स्थानिक शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसकी रक्षा हुई और उसकी शक्ति को बाहर जाने से रोका गया। हालांकि यूयू के चारों ओर लगातार बन रही छोटी छोटी अंतरिक्ष दरारों को देखकर हुआन वेनेरेट की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ये किस प्रकार की शक्ति थी जिससे अंतरिक्ष टूट सकता था? फिर भी इसे हल करना उसके लिए कठिन नहीं था। केवल एक झाड़ू से ही उन दरारों को आसानी से पार दिया गया। पूर्ण शक्ति के सामने यूयू के भयानक नियम काम नहीं कर सके। सभी ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, इसके बजाय यूयू की नई शक्ति के बारे में अधिक उत्सुक हो गए। विकासात्मक प्रकाश के अंतर्गत यूयू का आध्यात्मिक शरीर बढ़ने लगा और शीघ्र ही 4 या 5 वर्ष के बच्चे के रूप से 11 या 12 वर्ष की लड़की के रूप में परिवर्तित हो गया। पूर्व यूयू, जिसकी लंबी पोशाक के नीचे पैर नहीं थे, उसका शरीर आग की लपटों से गुथा हुआ था, एक शुद्ध आध्यात्मिक शरीर, एक भूत की तरह। अब उसका आकार ठोस होने लगा। अभी भी चांदी जैसे लंबे बाल थे, लेकिन चमकदार रोशनी अब एक हरे रंग की पोशाक में बदल गई। पैर शून्य पर चल रहे थे। ये रूप निस्संदेह युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त था। आध्यात्मिक शरीर के परिवर्तन के पूरा होने के साथ विकास प्रकाश अंततः विलुप्त हो गया। सबकी निगाहें यूयू के शरीर पर टिकी थीं। इसका वास्तविक स्वरूप, एक लंबा भाला, इस परिवर्तन में अपरिवर्तित रहा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके भीतर मौजूद भयावह शक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। यहां तक कि यूयू का शरीर भी ऐसी शक्ति का सामना नहीं कर सका। बार बार टूटता रहा, फिर भी अमर स्वर्ण शरीर द्वारा बार बार पुनर्स्थापित किया जाता रहा। यूयू ने धीरे से अपनी चमकदार नीली बैंगनी आंखें खोली। उसकी निगाहों में उत्साह था। इसका अनुमान वास्तव में सही था। इसका अमर स्वर्ण शरीर क्षतिग्रस्त तारे से होने वाले आघात का प्रतिकार कर सकता था। यद्यपि यह कुछ हद तक दुखद प्रतीत हुआ, लेकिन यूयू के लिए इसके लिए केवल अपने अमर स्वर्ण शरीर को निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, एक विचार के साथ, यूयू ने लंबे भाले के टूटने की गति कम कर दी। कभी कभार हल्की सुनहरी रोशनी की चमक के अलावा कुछ भी असामान्य नहीं था। आशा के अनुसार, इस शक्ति को दबाने से स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया कम हो जाएगी। यूयू की स्थिति को स्थिर होते देख उसकी शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हुआन वेनेरेट ने अंततः राहत की सांस ली और बाहरी स्थानिक शक्ति को मुक्त कर दिया। इस समय हर कोई यूयू की नवजात शक्ति के बारे में काफी उत्सुक था, लेकिन इससे पहले कि वे पूछताछ शुरू कर पाते, ऊंचे मंच से एक स्पष्ट और दूर से आती फीनिक्स की चीख सुनाई दी। मास्टर, यह क्या है? लिनसू ने घबराहट में पूछा। ये फीनिक्स रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म है। जी किंगहुआन की आवाज़ में भी कुछ आश्चर्य था। मैंने मूल रूप से तीसरे पालतू जानवर के परिवर्तन के बाद आपको यहाँ लाने का इरादा किया था, लेकिन आकाश स्तंभ के क्षतिग्रस्त होने के कारण आकाश स्तंभ 1 का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया, जिससे बाहरी लोगों को निशाना बनाया गया। जटिलताओं से बचने के लिए मैंने हुआन वेनेरेट को हमें सीधे यहाँ लाने को कहा। फीनिक्स रिकॉग्निशन प्लेटफॉर्म फीनिक्स स्पिरिट की मान्यता प्राप्त करने का स्थान है। यहाँ खड़े होकर यदि फीनिक्स आत्मा आपको पहचान ले तो फीनिक्स की चीख निकल आएगी। जैसे ही जी किंगहुआन ने बोलना समाप्त किया, एक और फीनिक्स की चीख सुनाई दी। फिर तीसरा आया और चौथा। फीनिक्स की अनगिनत चीखों से सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे फीनिक्स के घोंसले में प्रवेश कर गए हों। जी किंगहुआन, मास्टर, ये
फीनिक्स के लगातार रोने की आवाज़ सुनकर फीनिक्स आत्माओं को हॉल के बाहर से तेजी से आते और वेलकमिंग फीनिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर उड़ते हुए देखकर लिनसू ने पास में जी किंगहुआन को खाली नज़रों से देखा। जी किंगहुआन के पहले के शब्दों के अनुसार एक फीनिक्स रोने का मतलब फीनिक्स आत्मा की पहचान है। तो अब इसका क्या मतलब है? अतीत में कई फीनिक्स के रोने के उदाहरण भी थे। जी किंगहुआन ने अपने दिल में अशांत तरंगों को शांत करने की कोशिश की, लिनसू के सामने एक स्वामी के रूप में अपना अधिकार बनाए रखने का प्रयास करते हुए। ये कई फीनिक्स आत्माओं की पहचान को इंगित करता है, जिस बिंदु पर कोई व्यक्ति अपने उपहार को स्वीकार करने के लिए एक आत्मा चुन सकता है। अमर फीनिक्स संप्रदाय के इतिहास में ऐसी स्थिति वास्तव में घटित हुई है, लेकिन अधिक से अधिक केवल कुछ फीनिक्स आत्माएं ही दिखाई दीं। और अब फीनिक्स की चीखें एक क्षण के लिए भी नहीं रुकीं और वेलकमिंग फीनिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाई देने वाली फीनिक्स आत्माओं की संख्या बढ़ती जा रही थी, लगभग पूरे आकाश को ढक रही थी। पूर्वी चरम क्षेत्र के 6 प्रमुख संप्रदायों में से एक के संप्रदाय गुरु के रूप में एक महान जानवर प्रशिक्षक जिसने 100 साल की ताकत पार कर ली है, जी किंगहुआन ने क्या नहीं देखा है। उसके सामने ये दृश्य सचमुच पहली बार था। मैं समझ गया, लिनसू को अचानक समझ आ गया। चूंकि यूयूयू को चुनने का अधिकार है, इसलिए वह अपने लिए सबसे अधिक लाभदायक उपहार का चयन कर सकती है। यह एक सौभाग्यपूर्ण घटना है। परिवर्तन के बाद उसके पास यूयू की स्थिति के बारे में पूछताछ करने का समय नहीं था, और इस समय अचानक हुई इस स्थिति को देखते हुए उपहार स्वीकार करना और बाद में बात करना सबसे अच्छा था। इस बीच क्यू और गुई गुई आत्मसंदेह में पड़ गए। दोनों अभागे भाइयों ने एक दूसरे को देखा। वे भी ऊंचे मंच पर थे। इससे पहले यूयू के परिवर्तन के दौरान एक भी फीनिक्स की चीख नहीं सुनाई दी थी। प्रारंभ में वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या वे फीनिक्स आत्मा से पहचान प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपहार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बारे में बहुत अधिक सोच लिया है। यहाँ मौजूद कोई भी फीनिक्स आत्मा उन दोनों के लिए उपयुक्त नहीं है। अपने दिल में एक आह भरते हुए दोनों छोटे बच्चे जल्दी से शांत हो गए और आकाश में अनगिनत फीनिक्स आत्माओं को देखने के लिए उत्सुक हो गए। चुनने के लिए इतने सारे फीनिक्स स्पिरिट्स के साथ वे आपकी नज़र रखने में मदद कर सकते हैं। फीनिक्स की लगातार चीखें असंख्य अमर प्राणियों के मन को भी छू गईं। इस समय वे उस दृश्य को याद करने से खुद को नहीं रोक सके जब वे अतीत में वेलकमिंग फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। फीनिक्स की एक चीख भी उसके साथियों को ईर्ष्या से भर सकती थी, लेकिन अब फीनिक्स की चीख की आवाज़ निर्बाध थी। क्या किसी ने गिना कि कितनी फीनिक्स चीखें थीं? फैंग वेनरेबल की आवाज़ सुन्नता से गूंज उठी। 2723, 2724। हुआन वेनेरेट ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गिनती करने से बदलकर जोर से गिनती करने लगा। इसलिए सभी लोग चुपचाप सुनते रहे और देखते रहे कि कैसे अधिक संख्या में फीनिक्स आत्माएं ऊंचे मंच के ऊपर एकत्रित हो रही हैं। 3000, 4000, 5000, आधे से अधिक फीनिक्स आत्माएं प्रकट हो चुकी थीं, और जिस गति से शेष फीनिक्स आत्माएं पहुंची उसमें कमी आने का कोई संकेत नहीं दिखा। यह अद्भुत दृश्य अभूतपूर्व था। यूयू ने अपने मूल लंबे भाले को पकड़ लिया। फीनिक्स से भरे आकाश को देखकर वह कुछ हद तक अभिभूत महसूस कर रही थी। उसने अभी एक सितारा चुना था और अब उसे एक फीनिक्स चुनना था। कितना कठिन चुनाव है। 6000, 7000, 8000, 9000। जैसे ही 90% से अधिक फीनिक्स आत्माएं आकाश में उड़ती और नाचती हुई प्रकट हुईं, हुआन वेनेरेट की गिनती करने वाली आवाज में आश्चर्य स्पष्ट था। उनकी पहले धीमी आवाज, जो बैल की दहाड़ के समान ऊंची थी, अब बत्तख की आवाज के समान तीखी हो गई। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि फीनिक्स की आत्माएं, जो मंद पड़ गई थीं, सैद्धांतिक रूप से एक शताब्दी से वेलकमिंग फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाई थीं, अब आ पहुंचीं। और फिर भी, अब भी, फीनिक्स का रोना जारी रहा और फीनिक्स की आत्माएं उस स्थान की ओर उड़ती रहीं। हर किसी के मन में एक अनैच्छिक विचार उभरा। ये हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आज यहाँ 9999 फीनिक्स आत्माएं एकत्रित होंगी? क्या ये हो सकता है कि यूयू से पैदा हुई शक्ति सभी फीनिक्स आत्माओं के लिए उपयुक्त हो? फैंग वेनरेबल विस्मय से पूछ ही नहीं पाए, इन फीनिक्स आत्माओं के नियम बहुत अलग हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। रोंग वेनेरेट की आवाज़ स्थिर रही, या शायद वह सदमे में आ गया था। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि यूयू स्वयं सर्वतत्व है, इसलिए इसमें अनंत संभावनाएं हैं। शक्ति चाहे कितनी भी हो, सभी तत्वों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, इसीलिए इसे अनेक फीनिक्स आत्माओं की मान्यता प्राप्त हुई। रोंग वेनेरेट का स्पष्टीकरण सुनकर सभी ने सिर हिलाया। तो बात यही है, अगर ऐसा है तो यह उचित है। बकवास। हुआन वेनेरेट अभी भी गिनती कर रहा था, बोलने में असमर्थ था, लेकिन अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। यद्यपि वह सर्वतत्व नहीं है, फिर भी उसके पास 8 गुण हैं। यदि रोंग वेनेरेट के शब्द सत्य होते तो उसे उस समय आसानी से फीनिक्स आत्मा की मान्यता मिल जाती। लेकिन जल्द ही हुआन वेनेरेट के पास इस बारे में सोचने का समय नहीं बचा। 9997, 9998, 9999,
उसकी आवाज़ नाटकीय रूप से ऊंची हो गई। यद्यपि सभी को इस बात का अनुमान था जब फीनिक्स आत्माओं की संख्या 9000 से अधिक हो गई, लेकिन इस दृश्य को देखकर उनका आश्चर्य कम नहीं हुआ। यदि फीनिक्स हॉल को बाहर से देखा जाए तो पता चलेगा कि फीनिक्स आत्माएं जो कभी पूरे हॉल को घेरे हुए थीं, अब ऊपर एकत्रित हो गई हैं। एक भी नहीं भटका, ये जानते हुए कि अंतिम फीनिक्स आत्मा देर से पहुंची है तथा अन्य फीनिक्स आत्माओं के साथ शून्य में लगातार फीनिक्स की चीखों के साथ शामिल हो गई है। अंततः सन्नाटा छा गया। इससे चहल पहल से भरा वेलकमिंग फीनिक्स प्लेटफॉर्म भी अचानक एकाकी हो गया। मास्टर, क्या हमें अभी से चुनना शुरू कर देना चाहिए? लिनसू ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। जी किंगहुआन ने आकाश में उड़ते फीनिक्स पक्षियों की ओर देखा, जिनके नीचे उतरने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। चलो थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में फीनिक्स आत्मा को इस समय उतरना चाहिए और उस व्यक्ति के सामने प्रकट होना चाहिए जिसे वह स्वीकार करती है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि फीनिक्स स्पिरिट्स का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। फीनिक्स की चीखें स्पष्ट रूप से यूयू को पहचानने का संकेत देती हैं। क्या कोई और अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है? यहाँ तक कि जी किंगहुआन को भी इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। अमर फीनिक्स संप्रदाय के इतिहास में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। लिनसू ने सिर हिलाया और नव रूपांतरित यूयू को शांत करने के लिए बोलने ही वाली थी कि अचानक फीनिक्स की चीख गूंज उठी। 10,000वां रोना। ये फीनिक्स की चीख पहले की चीखों से पूरी तरह भिन्न थी, स्पष्ट और राजसी, मानो सभी फीनिक्स के राजा प्रकट हो गए हों, जो तुरंत अमर फीनिक्स हॉल में गूंज उठी। सभी के आश्चर्य के बीच इस क्षण पूरा फीनिक्स प्लेटफॉर्म जगमगा उठा। फीनिक्स प्लेटफॉर्म के आधार से धीरे धीरे प्रकाश की एक किरण उठी। यह एक फीनिक्स पक्षी था जिसका आकार अविश्वसनीय रूप से अलौकिक था, जिसके चमकदार पंख दुनिया के हर रंग को दर्शाते प्रतीत होते थे। इसका आकार सुंदरता के शिखर जैसा था, यद्यपि अलौकिक था, लेकिन ये दिलों की धड़कन बढ़ा देता था। इसके प्रकट होते ही आकाश में फीनिक्स आत्माएं धीरे धीरे फड़फड़ाने लगीं, मानो अपने राजा के आगमन का स्वागत कर रही हों। क्या सचमुच 10,000वीं फीनिक्स आत्मा है? वू जुन की आवाज़, जो अब तक चुप थी, आश्चर्य से भरी हुई सुनाई दी। वह अंतिम फीनिक्स आत्मा सचमुच जीवित लग रही थी, जो चुपचाप सभी को देख रही थी। उसके बाद उसकी आंखों में गहरा दुख प्रकट हुआ। उसकी निगाहें कुछ बेचैन यूयू पर पड़ीं, जिसने यूयू के आध्यात्मिक शरीर के साथ विलय से पहले एक लंबी मधुर चीख निकाली। इसका उपहार स्वयं था। यूयू को ये सोचने में परेशानी नहीं उठानी पड़ी कि कौन सा उपहार स्वीकार करना है, क्योंकि शुरू से ही असंख्य फीनिक्स स्पिरिट्स ने कभी कोई उपहार देने का इरादा नहीं किया था। उनका आना केवल अपने राजा का स्वागत करने के लिए था। बूम! फीनिक्स स्पिरिट के सम्मिलन के साथ यूयू की गति आसमान तक पहुंच गई। उस पर विकास का प्रकाश एक बार फिर चमक उठा। कियू और गुई गुई ने एक दूसरे को देखा और एक साथ गहरी सांस ली। पुनः विकास हो रहा है। पिछला विकास, वह भयावह चकनाचूर करने की शक्ति, पहले से ही उन दोनों को घबराहट में डालने के लिए पर्याप्त थी। अब एक बार फिर विकसित होते हुए दोनों नन्हे बच्चों को लगा कि उनकी स्थिति अचानक अस्थिर हो गई है। विकास प्रकाश को देखकर लिनसू पहले तो दंग रह गया, फिर उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। उसे यह समझने का मौका भी नहीं मिला था कि यूयू ने पिछले विकास से क्या सुधार किए हैं और अब यूयू दूसरे विकास से गुजर रहा था। इसे भूल जाए, विकास समाप्त होने तक प्रतीक्षा कीजिए और एक साथ सब पूछ लीजिए। अल्पविराम। उस अतुलनीय रूप से सुंदर फीनिक्स आत्मा के उसके शरीर में विलीन होने के साथ यूयू ने अपनी आत्मा में कंपन महसूस किया और अगले ही क्षण उसकी चेतना एक अजीब स्थान में प्रकट हुई। संपूर्ण स्थान शानदार चमक से भर गया और वह सुंदर फीनिक्स यूयू के ठीक सामने था, उसे घूर रहा था। एक क्षण की शांति के बाद यूयू ने डरते डरते अपने विचारों का उपयोग करते हुए सबसे पहले फीनिक्स पक्षी का अभिवादन किया। नमस्ते। फीनिक्स एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर उसने ऐसे शब्द बोले जो तुमने पहले कभी नहीं सुने थे। इन अक्षरों का अर्थ अमर फीनिक्स हॉल के द्वार पर लिखे पाठ के समान था, इसलिए यद्यपि यूयू समझ नहीं सका, फिर भी वह इसका महत्व समझ गया। दुनिया के विनाश के बाद आप पहले पूर्ण स्पेक्ट्रम प्राणी हैं जिन्हें मैंने देखा है। विश्व का विनाश। अपरिचित शब्द सुनते ही यूयू ने तुरंत इसे जी किंगहुआन द्वारा पहले बताई गई बात से जोड़ दिया कि स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र एक बिखरी हुई दुनिया का एक टुकड़ा हो सकता है, और सहज रूप से आगे पूछा। फीनिक्स कुछ समझाने को तैयार नहीं था। उसने यूयू को ध्यान से जांचने से पहले कुछ दुखी भाव से कहा, फीनिक्स प्लेटफॉर्म पर 10,000 फीनिक्स की चीखों के साथ आप मेरा उपहार प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? यूयू ने देखा कि फीनिक्स ने फीनिक्स प्लेटफॉर्म को फीनिक्स प्लेटफॉर्म के रूप में संदर्भित किया, लेकिन उसका ध्यान तुरंत फीनिक्स के कथन के उत्तरार्ध की ओर गया। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या मैं वास्तव में किसी चीज की इच्छा कर सकता हूँ? अपनी इच्छाएं बोलो। हम। यूयू ने एक पल के लिए सोचा, फिर सावधानी से कहा, अमरता तक पहुंचने के लिए। फीनिक्स कुछ देर तक चुप रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह समझ गया था कि अमरता से यूयू का क्या तात्पर्य है। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया।
अतीत के गौरव में भी मैं ऐसा अनुरोध पूरा नहीं कर सकता। यूयू केवल सनक में पूछ रहा था और फीनिक्स के इनकार को सुनने के बाद उसने गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया कि वह वास्तव में क्या चाहता है। जल्दी ही उसे एक विचार सूझा। मैं अकेले खड़ा होना चाहता हूँ। मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ, अपने बड़े भाइयों जितना मजबूत बनना चाहता हूँ। बोलने के बाद यूयू ने उत्सुकता से अपने सामने फीनिक्स की ओर देखा। यह आसान है। इस बार फीनिक्स ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर यूयू का रूप तेजी से बदल गया। उसकी शक्ल 11 या 12 साल की उम्र से 17 या 18 साल की हो गई। वह युवा लड़की एक युवा महिला बन गई। क्या ये संतोषजनक है? फीनिक्स ने धीरे से पूछा। क्या उसका मतलब बड़ा होना था? लेकिन ये रूप काफी सुंदर था। मेरा मतलब था कि मैं अकेले लड़ना चाहता हूँ। फीनिक्स के गायब हो जाने के डर से यूयू ने जल्दी से समझाया, अधिमानतः मजबूत बनना। फीनिक्स ने एक क्षण के लिए सोचा, वास्तव में यह मुश्किल से ही संभव है। फीनिक्स के शरीर से बहती रोशनी जैसे पंख उड़े और यूयू पर एक नाजुक प्रकाश कवच का निर्माण किया। इस कवच के निर्माण के साथ ही यूयू के शरीर में तेजी से परिवर्तन होने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके जीवन स्तर में गहरा परिवर्तन आया। ये परिवर्तन विकास जैसा प्रतीत हुआ, फिर भी ये पुनर्तः विकास नहीं था। यूयू ने ऐसी शक्ति के कारण तेजी से बढ़ते हुए अलौकिक फीनिक्स को चिंतित रूप से देखा। क्या आप गायब हो जाएंगे? मैं यहाँ का नहीं हूँ। यूयू ने सिर हिलाया, धीरे से इशारा किया और उसके नियंत्रण में लंबा भाला अचानक अराजकता दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह छेदा गया, लंबे भाले के भीतर की भयानक अदृश्य शक्ति तुरंत प्रस्फुटित हो उठी। उस शक्ति में सब कुछ चकनाचूर कर देने की विशेषता थी। शून्य पर स्पर्श मात्र से ही अंतरिक्ष में दरारें उत्पन्न हो जाती थीं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी इसे समाहित नहीं कर सका। जैसे ही यूयू ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लंबे भाले को भी झटका लगा और उस पर अनगिनत दरारें पड़ गईं, मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगा। हालांकि यूयू तैयार था। एक सुनहरी चमक तुरंत खिल उठी। अमर स्वर्ण शरीर पूरी ताकत से काम कर रहा था, लगातार खुद की मरम्मत कर रहा था, जबकि विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी। एक दर्जन जोड़ों की सतर्क निगाहों के नीचे भाले की धार ने प्रकाश को छुआ। दोनों सेनाओं के बीच ऐसा टकराव हुआ मानो वास्तविक टकराव हो, और परिणाम देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए। अराजकता दिव्य प्रकाश बिखर रहा था। वह शक्ति थी जिसमें विनाश नियम समाहित था, जिसकी ऊर्जा तीव्रता तो रोक दी गई थी, लेकिन नियम की सीमा नहीं। ये छठा सीमा विनाश नियम था। विनाश नियम की विशेषता के साथ, यहाँ तक कि आधे कदम 8वीं सीमा हुआन वेनेरेट को सावधानी से चलना पड़ा। इस समय यह विनाश नियम उस विनाशकारी शक्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका, बल्कि इसके प्रभाव में वह टूटने लगा। हुआन वेनेरेट ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया और अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सका। हमेशा से ही यह अन्य नियमों को दबाने के लिए अपने 8 प्रणाली सम्मेलन विनाश नियम पर निर्भर रहा है, और आज इसे यूयू की नई शक्ति द्वारा सबक सिखाया जा रहा था। अंततः दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष समाप्त हो गया। हुआन वेनेरेट की कैस दिव्य ज्योति 90% बरकरार रही, जबकि यूयू की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। आखिरकार उनके बीच नियम सीमा स्तरों में अंतर बहुत बड़ा था। यदि वे एक ही स्तर के होते तो ये परिणाम नहीं होता। ये शक्ति सचमुच अनोखी है। जांच पड़ताल के बाद हुआन वेनेरेट को इसका स्वरूप समझ में आया। यह मेरे विनाश नियम से भिन्न है। विनाश का अर्थ है अस्तित्व से लेकर शून्यता तक सब कुछ लुप्त कर देना, जबकि यूयू की शक्ति सब कुछ चकनाचूर करने में अधिक है। लगता है विनाश ज्यादा शक्तिशाली है। लिनसू उत्सुक हुए बिना नहीं रह सकी। यह अलग है। हुआन वेनेरेट ने अपना सिर हिलाया, जिससे अन्य अमर लोग अवाक रह गए। शक्ति स्तर पर निर्भर करती है, पास खड़े रोंगसुन ने समझाया। उदाहरण के लिए, हुआन वेनेरेट विनाश नियम का उपयोग करके सब कुछ अस्तित्व से शून्य में बदल सकता है, लेकिन क्या उस अराजकता दिव्य प्रकाश ने आसपास के स्थान को नष्ट कर दिया? और यद्यपि यूयू की शक्ति में नियमों की समझ का अभाव है, फिर भी यह अंतरिक्ष को नष्ट कर सकती है और संपर्क होने पर हुआन वेनेरेट के नियमों को भी तोड़ सकती है। ऐसा स्तर स्पष्टतः अधिक है। जरा सोचिए, अगर यूयू इसी नियम को समझ ले और अमरता को तोड़ दे, तो वह शक्ति कितनी प्रबल होगी। रोंगसुन ने समझाते हुए कहा। तभी लिनसू को समझ आया। इस बीच उनके बगल में बैठे कियू और गुई गुई अचानक चिंतन में डूब गए। क्या तीसरी बहन की ताकत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? तीसरा आंतरिक टीम मैच खतरे में है। बेशक ऐसी शक्ति के अपने नुकसान भी हैं। रोंगसुन ने कियू की ओर इशारा करते हुए कहा। कियू के समय प्रणाली नियम के बारे में सोचो, बिना किसी संदर्भ के इसकी प्रगति अभी भी धीमी है। यूयू के लिए नियम समझना और भी कठिन होगा। यद्यपि समय प्रणाली दुर्लभ है, संसाधन अभी भी मिल सकते हैं, लेकिन यूयू का। रोंगसुन ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन लिनसू पहले ही समझ चुकी थी। यूयू की शक्ति वास्तव में मजबूत है, लेकिन नियम समझ में सुधार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में शायद ऐसा कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है
लेकिन बात करें तो लिंसू को अचानक कुछ याद आया। उसने यूयू की ओर देखा। क्या अब तुम नियमों को समझ सकते हो? मम, मैं कर सकता हूँ। यूयू ने खुशी से सिर हिलाया। ये लिंसू के साथ यह खुशखबरी साझा करने वाला था। उसके हाथ को धीरे से ऊपर उठाने पर उसकी हथेली में एक ज्वाला प्रकट हुई। यह अग्नि की शक्ति थी, लेकिन ये सामान्य अग्नि शक्ति से कहीं ज्यादा प्रबल थी। छोटी सी लौ एक छोटे से सूरज की तरह थी जिसमें अद्भुत गर्मी थी। छठा चरण। इसके अलावा वुजुन ने तुरंत आकलन किया, हालांकि यह केवल बुनियादी अग्नि नियम है, नियम की समझ छठे चरण में है। इसके बाद यूयू ने अन्य विशेषताओं का प्रदर्शन किया। प्रत्येक विशेषता के लिए नियम समझ की प्रगति अलग अलग थी, लेकिन यहाँ तक कि नवप्रवीण लड़ाकू प्रणाली और सबसे कठिन समय प्रणाली भी नियम समझ के पहले चरण तक पहुंच गई थी। नियमों को समझने में सक्षम होना यूयू के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार कोर तकनीक वी तक पहुंचना सामान्य जानवरों के लिए सम्राट स्तर से सम्राट स्तर तक पहुंचने के लिए एक सामान्य आवश्यकता है। यूयू की पिछली विशिष्टता ने लिंसू को अनिश्चित बना दिया था कि क्या वह नियम को तोड़कर सम्राट स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी अब जब आप नियमों को समझ सकते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से अधिक आश्वस्त है। मूल तकनीकों की बात करते हुए लिंसू ने पूछताछ के लिए कुछ और सोचा। कौशल में प्रगति कैसी है? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। आप 2 बार विकास से गुजर चुके हैं, इसलिए इसकी प्रतिभा कौशल में काफी बदलाव आया होगा। मम, मुख्य तकनीक आत्मा आसक्ति बनी हुई है। यूयू ने लिंसू का हाथ पकड़ लिया और अगले ही क्षण उसका पहले से ठोस आध्यात्मिक शरीर पुनः अलौकिक हो गया और लिंसू के शरीर में विलीन हो गया। एक क्षण के लिए लिंसू की उपस्थिति नाटकीय रूप से बढ़ गई। उन्होंने तुरंत ही पहले की तुलना में इस आत्मिक आसक्ति में अंतर महसूस किया। यूयू के 15 गुणों में से सबसे कमजोर गुण भी नियम समझ के पहले चरण में प्रवेश कर रहा है। इसका आत्मा लगाव अब वी स्तर पर पहुंच गया है और वी लेवल सोल अटैचमेंट ने वृद्धि को पिछले 100% से बढ़ाकर 200% कर दिया। पहले स्पिरिट लगाने से सामान्य ऊर्जा स्तर 2 गुना हो जाता था, लेकिन अब ये 2 गुना हो गया है। इसका अर्थ क्या है? आपको ये जानना चाहिए कि लिंसू का वर्तमान सहयोग बोनस 198% है। मूल रूप से सोल अटैचमेंट संवर्धन के मामले में गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन से काफी कमतर था, लेकिन अब ये पूरी तरह से उसके बराबर आ गया है। दोनों द्वारा लाई गई शक्ति संवर्धन में अब ज्यादा अंतर नहीं है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि यूयू का सामान्य ऊर्जा स्तर 20 मिलियन है। इस समय एक बार आत्मा जुड़ जाने पर लिंसू की ताकत सीधे 60 मिलियन के स्तर तक बढ़ जाती है। उनके मनों के जुड़ने से उन्होंने जल्दी ही देखा कि यूयू के पास 2 और कौशल हैं। उनमें से एक प्रतिभा कौशल है जिसका उपयोग केवल आत्मा लगाव के माध्यम से किया जा सकता है। एक युद्ध प्रकार प्रतिभा कौशल, युद्ध इरादा। ये कौशल सहायता के समान है, लेकिन यह उपयोगकर्ता को स्वयं सहायता प्रदान करता है। युद्ध आशय के अंतर्गत व्यक्ति की शक्ति सभी पहलुओं में बढ़ जाएगी। यूयू के अन्य कौशलों के साथ संयुक्त होने पर यह काफी उपयुक्त है। लिंसू का मुख्य ध्यान यहाँ नहीं बल्कि किसी अन्य कौशल पर था। वह कौशल आत्मा आसक्ति के अंतर्गत नहीं है, लेकिन एक कौशल है जिसे आप स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं। प्रतिभा कौशल, चकनाचूर करने की शक्ति। कौशल का नाम काफी साधारण है, लेकिन ये यूयू की नई शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लिंसू ने अपना हाथ खाली जगह की ओर उठाया और तेजी से आगे बढ़ाया। यह एक साधारण सा प्रहार था, लेकिन चकनाचूर करने की शक्ति से ओतप्रोत होने के बाद भाले की धार जहां भी जाती वहां दरारें पड़ जाती। किसी प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार के परिणामों की कल्पना की जा सकती थी। इससे भी अधिक मूल्यवान बात यह है कि किसी भी अन्य कौशल का प्रयोग करने पर उसमें चकनाचूर करने की शक्ति समाहित हो सकती है। बेशक प्रदर्शन करते समय मरम्मत के लिए अमर स्वर्ण शरीर का उपयोग करना अपरिहार्य है। और लिंसू की खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि फीनिक्स आत्मा का उपहार प्राप्त करने के बाद यूयू ने एक बिल्कुल नया रूप प्रदर्शित किया था, लेकिन अब उसे इससे संबंधित कोई कौशल नहीं मिल पा रहा था। केवल 2 कौशल। उसने अपने हृदय में मन से जुड़े यूयू से पूछा। एक और है, लेकिन यह वर्तमान में अनुपयोगी है। यूयू ने तुरंत जवाब दिया और फिर स्वेच्छा से आत्मा लगाव को रद्द कर दिया, वापस अपनी छोटी लड़की के रूप में बदल गया, लिंसू के बगल में खड़ा हो गया। इस कौशल को युद्ध आत्मा रूप कहा जाता है, यूयू ने इशारा करते हुए बताया, और लिंसू को जल्दी ही समझ आ गया। युद्ध आत्मा रूप नामक ये कौशल वास्तव में अन्य कौशलों से भिन्न था। अतीत में कौशल या तो वे होते थे जिन्हें आप स्वयं या लगाव के साथ कर सकती थीं, या वे होते थे जिन्हें केवल लगाव के बाद ही किया जा सकता था। लेकिन ये युद्ध आत्मा रूप एक ऐसा कौशल है जिसका प्रयोग केवल अकेले यूयू द्वारा ही किया जा सकता है। आत्मा आसक्ति के अंतर्गत इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, और युद्ध आत्मा रूप एक उपहार था जो आपको फीनिक्स आत्मा से प्राप्त हुआ था। इसे आजमाओ। लिंसू ने तुरंत इस कौशल में रुचि दिखाई और आग्रह किया। इस बीच क्यू और गुई गुई अपने चेहरों पर सतर्कता के भाव के साथ तेजी से करीब आ गए।
यद्यपि चकनाचूर करने की शक्ति प्रबल है, फिर भी पहले दो कौशलों को केवल औसत माना जा सकता है और वे दोनों छोटे प्राणियों की अपेक्षाओं के अनुरूप ही हैं। लेकिन इस युद्ध आत्मा रूप ने उनकी उम्मीदों को पार कर दिया। इस तरह के आलोचनात्मक कौशल का मुकाबला करने के लिए स्वाभाविक रूप से उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। भाई बहनों की भावनाओं में बदलाव वाला दृश्य। जैसे ही प्रकाश चमका, यूयू ने युद्ध आत्मा रूप का उपयोग किया, उसका आध्यात्मिक शरीर तेजी से बढ़ गया, उसके शरीर पर एक राजसी प्रकाश कवच उभरा, जो तुरंत उसके विकास के बाद के स्वरूप में वापस आ गया। इस प्रक्रिया के दौरान यूयू के सामान्य ऊर्जा मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि यह केवल रूप में परिवर्तन था। इस अवस्था में मूल रूप से आवश्यक सभी कौशल आत्मा लगाव अब इस्तेमाल किया जा सकता है। यूयू ने उत्साहपूर्वक परिचय दिया, फिर स्वतंत्र रूप से उन कौशलों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जिन्हें सक्रिय करने के लिए मूल रूप से आत्मा लगाव की आवश्यकता होती है। हालांकि लिंसू की मदद करने से उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अकेले खड़े होने में सक्षम होना हमेशा से यूयू की एक छोटी सी आकांक्षा रही है। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सीनियर फीनिक्स को धन्यवाद। और लिंसू के पास खड़े क्यूक्यू और गुई गुई पूरी तरह से चकित थे। अरे नहीं, तीसरी बहन के पास मूल रूप से इतना उच्च सामान्य ऊर्जा स्तर था और अब वह सभी कौशल का उपयोग कर सकती थी। नियमों की उसकी समझ में कोई कमी नहीं थी और उसने विनाश की शक्ति को एक दुर्जेय हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया। बिल्लियों और भूतों दोनों के लिए ये कितना भयानक है। लगता है ये युद्ध आत्मा रूप एक बहुत अच्छा कौशल है। लिंसू ने संतुष्टि से मुस्कुराते हुए कहा, उनके चेहरे पर जिज्ञासा और अन्वेषण के भाव थे। क्या इस कौशल को बनाए रखने में बहुत समय लगता है? इस सवाल ने यूयू को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। कोई खपत नहीं है। लिंसू ने पलकें झपकाईं। कोई उपभोग नहीं। आपने गलत समझा है। आपने गंभीरता से समझाया। यूयू के स्पष्टीकरण से लिंसू और क्यूक्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। गुई गुई की आंखें नहीं हैं। यहाँ तक कि जी किंगहुआन और अमर लोगों का एक समूह भी अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। युद्ध आत्मा का स्वरूप वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। प्रारंभ में लिंसू ने सोचा कि युद्ध आत्मा रूप एक विशेष राज्य कौशल था जो लगातार शक्ति का उपभोग करता था, जिससे यूयू को एक नया रूप दिखाने की अनुमति मिलती थी और इस नए रूप के तहत वह स्वतंत्र रूप से कौशल का प्रदर्शन कर सकता था। लेकिन बात वो नहीं थी। पिछले रूप या वर्तमान रूप के बावजूद दोनों ही परिवर्तन के बाद यूयू के अपने रूप हैं, लेकिन वह एक समय में केवल एक ही प्रदर्शित कर सकती है। आखिरकार यूयू का शरीर केवल एक ही है और दोनों रूपों के बीच स्विच करने के लिए युद्ध आत्मा रूप कौशल की आवश्यकता होती है। चीजों को स्पष्ट रूप से संदर्भित करने के लिए लड़की रूप में यूयू को युद्ध आत्मा रूप कहा जाता है। युद्ध आत्मा रूप का उपयोग करके छोटी लड़की के रूप में यूयू लड़की के रूप यूयू में बदल सकती है। युद्ध आत्मा रूप में यूयू युद्ध आत्मा रूप का उपयोग करके पुनः आध्यात्मिक शरीर रूप में परिवर्तित हो सकता है। दोनों रूपों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह नहीं है कि युद्ध आत्मा रूप आत्मा लगाव के लिए अद्वितीय कौशल का उपयोग कर सकता है। बात यह है कि उनके मूल कौशल भी भिन्न हैं। सोल्जर स्पिरिट फॉर्म में यूयू का मुख्य कौशल आत्मा लगाव है, लेकिन युद्ध आत्मा रूप में यूयू के पास अब आत्मा लगाव कौशल नहीं है और वह लिंसू से जुड़ नहीं सकता है। इसका मूल कौशल चकनाचूर करने की शक्ति में बदल गया है। एक व्यक्ति एक साथ दो रूपों में विकसित हो रहा है और अपनी इच्छानुसार बदल रहा है। जी किंगहुआन की आवाज में एक जटिल लहजा था, ऐसी बात अनसुनी है। अन्य अमर प्राणी भी यूयू को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई खजाना हो। उनके योगदान से ही वास्तव में ऐसे अस्तित्व का जन्म हुआ। अच्छी बात है, वीरान वेनेरेट ने हंसते हुए कहा, अब जब इसके पास युद्ध आत्मा का रूप है तो यह स्वतंत्र रूप से लड़ सकता है। भविष्य में तुम्हें मेरे युद्ध क्षेत्र में अक्सर आना होगा। बाकी विशेषताओं की उपेक्षा मत करो। हुआन वेनेरेट ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी चकनाचूर करने की शक्ति हालांकि मेरे विनाश नियम से अलग है, पर निश्चित रूप से कुछ समानताएं रखती है। मैं नियमों की 8 श्रृंखलाओं के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि बता सकता हूँ। अन्य अमर प्राणियों ने भी समय मिलने पर यूयू को मार्गदर्शन देने की इच्छा व्यक्त की। सभी श्रृंखलाओं का लाभ यह है कि हर अमर वर्तमान इससे संबंधित हो सकता है। परिणामस्वरूप यूयू की पाठ्येतर गतिविधियों में वृद्धि होने लगी। लिंसू अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया और उसने यूयू को अभी भी युद्ध आत्मा रूप में देखा। शुरुआती झटके के बाद उन्होंने शांतिपूर्वक दोनों रूपों की तुलना करना शुरू कर दिया। यूयू को स्वतंत्र रूप से लड़ने की अनुमति देने वाला युद्ध आत्मा रूप वास्तव में अच्छा था, लेकिन वह यूयू के साथ अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था जिसके लिए आत्मा लगाव की आवश्यकता थी। आखिरकार इसने सामान्य से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान की, इसलिए सैनिक आत्मा रूप अधिक महत्वपूर्ण बना रहा। जब तक एक निश्चित संभावना के विचार से लिंसू का दिल थोड़ा तेज धड़क गया। तुम कोशिश करो कि देख लो कि क्या हम अब सहयोग कर सकते हैं। यूयू की आंखें चमक उठीं और वह तेजी से आगे बढ़ गया। सहयोग, हालांकि लगाव के समान, यह कोशिश करने के लिए उत्सुक था।
जल्द ही दोनों हाथ एक साथ रख दिए गए। लिनसू ने सिंक्रोनाइजेशन जेम का उपयोग नहीं किया। वह इस अवसर का उपयोग अपने और यूयू के बीच सहयोग के बंधन को देखने के लिए करना चाहते थे। यदि सहयोग संभव होता, अगले ही क्षण एक मंद बैंगनी सहयोग प्रकाश चमक उठा। उस हल्की सी चमक को देखकर लिनसू अपनी मुस्कान को बढ़ाए बिना नहीं रह सकी। सहयोग सचमुच काम आया। सैनिक आत्मा रूप पहले सहयोग नहीं कर सका, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि युद्ध आत्मा रूप इतना सुखद आश्चर्य प्रस्तुत करेगा। और उनके बाध्यकारी सहयोग सूचकांक का समलन क्षेत्र में प्रवेश करना भी कोई छोटा आश्चर्य नहीं था। संभवतः क्योंकि वे अक्सर आसक्ति की लड़ाई में लगे रहते थे, यूयू ने कभी भी कानून की खेती नहीं की, फिर भी इसका प्रारंभिक बाध्यकारी सहयोग सूचकांक इतना ऊंचा था। अगले ही पल लिनसू ने सावधानी से सिंक्रोनाइजेशन रत्न का उपयोग किया। उनके हाथों के बीच सहयोग की ज्योति और अधिक प्रज्वलित हुई और अंततः फूट पड़ी। यूयू का रूप अचानक गायब हो गया, जबकि लिनसू की गति बढ़ गई। आत्मा लगाव संरक्षक जानवर सहयोग नहीं है, लिनसू की उपस्थिति नहीं बदलेगी। लेकिन अब वह और यूयू वास्तव में गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन से गुजर रहे थे और उनका रूप स्वाभाविक रूप से बदल गया। चमकीले रंग के प्रकाश पैटर्न जल्दी से उसके चेहरे और शरीर पर फैल गए। लिनसू के बाल तुरंत सफ़ेद हो गए और उसकी आंखों का रंग यूयू की विषमवर्णी आंखों से मेल खाने लगा। फिर भी मुख्य भला उसके हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ था। ये यूयू के साथ उनका सहकारी निकाय था। इस क्षण शक्ति महसूस करते हुए लिनसू ने थोड़ा सिर हिलाया। आत्मा लगाव के साथ शक्ति पहले से बहुत अलग नहीं थी और प्रयोग करने योग्य कौशल पूरी तरह से समान थे। एक रूप सहयोग कर सकता था, दूसरा जुड़ सकता था। किसी भी तरह लिनसू के साथ अकेले होने पर उसे समान अधिकतम युद्ध शक्ति प्राप्त होती थी। युद्ध आत्मा रूप में आप पूर्ण युद्ध क्षमता रखते हुए स्वतंत्र रूप से लड़ सकते थे। सैनिक आत्मा रूप में संलग्नता ने लिनसू को, जो मूल रूप से केवल एक आयाम में सहयोग करने में सक्षम था, छद्म दो आयामी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी। और युद्ध आत्मा रूप की संलग्न करने की क्षमता का भी गहरा महत्व था। लिनसू को महाकाव्य स्तर के जानवरों को वश में करने वाले के बंधनों को तोड़ने और एक महान जानवरों को वश में करने वाले बनने के लिए सभी 5 पालतू जानवरों के साथ 100 के बाध्यकारी सहयोग सूचकांक की आवश्यकता थी। यदि यूयू उसके साथ सहयोग नहीं कर सकता तो बाध्यकारी सहयोग सूचकांक को अधिकतम नहीं किया जा सकता था और वह भविष्य में एक स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र में विलय करते हुए एक पौराणिक जानवर वशीकरण करने वाला बनने के लिए केवल दिव्य मार्शल विधि का पालन कर सकता था। अब ये समस्या भी हल हो गई। जब लिनसू ने सोचा कि आश्चर्य पर्याप्त था तो यूयू को अचानक कुछ याद आया और वह धीरे से एक तरफ फूंक मारने के लिए मुड़ा। अनगिनत बर्फ के टुकड़े तुरंत प्रकट हो गए तथा बगल के खाली स्थान पर बर्फीली कालीन बिछा दी। एक बर्फ विशेषता शिक्षण कौशल, बर्फ झटका। ये कौशल शुरू में लिनसू द्वारा सिखाया गया था। उन्होंने क्यू से यह प्रयोग करने के लिए कहा था कि क्या यूयू शिक्षण कौशल सीख सकता है। उस समय यूयू 1000 से अधिक अभ्यासों के बाद भी सीखने में असफल रहा, इसलिए लिनसू ने आगे के प्रयास छोड़ दिए। अब पिछली शिक्षण स्मृतियों के साथ और प्रतिबंध हट जाने के बाद यूयू ने आसानी से स्नो ब्लो का प्रदर्शन किया। फिर पिछले प्रयोगों में सीखे गए विभिन्न शिक्षण कौशलों का उपयोग करते हुए इसकी चंचल भावना बढ़ गई। ब्लैक बॉक्स, स्पाम वीविंग ड्रीम्स। आपने इन कौशलों को अभ्यास के संदर्भ में महारत हासिल करने की आवश्यकता से बहुत पहले ही प्रशिक्षित कर लिया था। पहले अपनी सीमाओं के कारण आप इन्हें सीखने में असमर्थ थे। अब जब वे सीमाएं लुप्त हो गईं तो उसने एक ही बार में उन सभी पर अधिकार कर लिया। क्या शिक्षण कौशल अब उपयोगी थे? लिनसू की आंखें फिर से चमक उठीं। कौशल सिखाने का महत्व नए कौशल सीखने में नहीं था, बल्कि कमियों को दूर करने, अंतरालों को भरने और पालतू जानवर की अपनी कमजोरियों को सुधारने में था। जो कमी है उसे ठीक करना। इस प्रकार लगभग 20 प्रतिभा कौशल के साथ भी कुछ उपयुक्त शिक्षण कौशल अभी भी यूयू को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। आइए पहले प्रकाश, लकड़ी और जल गुणों के उपचार शिक्षण कौशल सीखें। लिनसू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उनकी टीम को एक चिकित्सक की सख्त जरूरत थी। केवल क्यू और घोष्टी में ही उपचार शिक्षण कौशल की कमी थी, अन्यथा उन्हें बहुत पहले ही इसे सीखने की व्यवस्था कर दी गई होती। यूयू सभी श्रृंखलाओं के साथ अलग था। इसके अलावा इससे इसकी आत्म चिकित्सा क्षमता भी बढ़ सकती है। अमर स्वर्ण शरीर की अपर्याप्तताओं के लिए एक बैकअप प्रदान किया जा सकता है तथा अनिवार्य रूप से टूटने की शक्ति में एक बीमा जोड़ा जा सकता है। एक तीर से 2 निशाने। क्यू और घोष्टी भी बहुत खुश थे। वहां एक मरहम लगाने वाला है। अब वे अपनी इच्छानुसार प्रशिक्षण ले सकते थे। अब चोटों और थकान का डर नहीं। तू उसने अपने हाथ में भाले को देखा और विचारमग्न हो गया। एक पशु प्रशिक्षक ये कैसे सहन कर सकता है कि मैं उपचार करना सीखूं? दुर्भाग्यवश यूयू की मुलाकात झांग शियाओयू की गोगुली से नहीं हुई, अन्यथा उनके पास बात करने के लिए बहुत कुछ होता। और ठीक है, इसे सीख भी लिया जाए। आखिरकार कुन वेनरेट के साथ स्तर इव तक नए कौशल में महारत हासिल करना केवल कुछ ही क्षणों की बात थी।
कुन वेनेरेट का कौशल क्रैश कोर्स। यूयू ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और वापस अपने सैनिक आत्मा रूप में परिवर्तित हो गया। यद्यपि वह स्वतंत्र रूप से अपनी जमीन पर खड़ा होने की आशा रखता था, फिर भी उसे लिंसू के सिर थपथपाने में आनंद आता था। छोटा होना निश्चित रूप से अधिक सुविधाजनक था। लिंसू के हाथ पर अपना सिर रगड़ते हुए यूयू ने एक मीठी मुस्कान दिखाई। यही एहसास है। हो सकता है कि कुछ पाठक दोनों रूपों के बीच अंतर को न समझें। एक बार सेटिंग संग्रह फंक्शन बहाल हो जाने पर मैं इसे सेटिंग संग्रह में जोड़ दूंगा। यूयू का युद्ध आत्मा रूप चित्रण अध्याय के अंत वाले अंडे वाले अध्याय में है। कल का अंडा अध्याय सैनिक आत्मा रूप था। मुझे कुछ याद आया। लिंसू के हाथ पर अपना सिर रगड़ने के बाद यूयू को अचानक याद आया कि उसे कुछ और कहना था। ममम, मैंने उस अमर फीनिक्स आत्मा के साथ संवाद किया। ये सुनकर लिंसू की प्रतिक्रिया से पहले ही जी किंग हुआन तुरंत यूयू के पास आ गया। संवाद किया। जी किंग हुआन का चेहरा गंभीर भाव से भरा हुआ था। अमर फीनिक्स आत्मा अमर फीनिक्स महल की तरह पहले से ही अस्तित्व में थी जब अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र प्रकट हुआ, और अमर फीनिक्स पैलेस के बारे में संदेह है कि यह किसी पहले से ही नष्ट हो चुकी विदेशी दुनिया से आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमर फीनिक्स आत्मा, जिसमें एक निश्चित आध्यात्मिकता है, गुप्त क्षेत्र की सच्चाई को समझने में एक महत्वपूर्ण सफलता हो सकती है। हालांकि जी किंग हुआन ने कई बार उन अमर फीनिक्स आत्माओं के साथ संवाद करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह विशेष अमर फीनिक्स आत्मा वास्तव में दूसरों के साथ संवाद कर सकती है। वह इसे गंभीरता से कैसे नहीं ले सकती। हमें बताओ, तुमने किस बारे में बात की। जी किंग हुआन की उत्सुकता देखकर लिंसू भी उत्सुक हो गई और उसने यूयू को बात जारी रखने का इशारा किया। ममम, इसमें दुनिया के अंत का उल्लेख था। आपने मोटे तौर पर उनके संवाद की विषय वस्तु का वर्णन किया। जब उसने ये सामग्री सुनी तो जी किंग हुआन के चेहरे पर खुशी झलक उठी। जैसा मैंने सोचा था, लगता है मेरा अनुमान सही है। दुनिया का अंत स्पष्ट रूप से एक दुनिया के विनाश को दर्शाता है। इस प्रकार स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र एक बिखरी हुई वैकल्पिक दुनिया का एक टुकड़ा होने की संभावना सटीक है। यद्यपि यह बात उसके लिए कोई खास मायने नहीं रखती थी, फिर भी उसके लंबे समय से चले आ रहे अनुमान की पुष्टि से जी किंग हुआन को खुशी हुई। गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि दिव्य न्यायालय क्या है? जी किंग हुआन की तुलना में लिंसू ने अमर फीनिक्स आत्मा द्वारा दिए गए अंतिम उत्तर पर ध्यान केंद्रित किया। यूयू ने उस रहस्यमय अंडे को प्रदर्शित किया और अमर फीनिक्स आत्मा का उत्तर दिव्य न्यायालय जैसा एक शब्दांश था। क्या ईश्वरीय न्यायालय वह स्थान हो सकता है जो इसे अंडे सेने की अनुमति देता है? ऐसा लगता है कि यह किसी स्थान का नाम होना चाहिए। यदि इसे जी किंग हुआन के अनुमान के साथ जोड़ दिया जाए तो यह संभवतः एक और स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र हो सकता है। दिव्य न्यायालय। जी किंग हुआन ने अपनी स्मृति को खंगाला और फिर अपना सिर हिलाया। यह एक और स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र हो सकता है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। ये पूर्वी चरम क्षेत्र में नहीं है? लिंसू पूछे बिना नहीं रह सकी। ये निश्चित रूप से नहीं है, जी किंग हुआन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। पूर्वी चरम डोमेन के भीतर, भले ही मैं इन सभी स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्रों में नहीं गया हूं, केवल उनके नाम ही रहस्य नहीं हैं। हालांकि उसने अपना स्वर थोड़ा बदला, अन्य 3 क्षेत्रों में अभी भी संभावना है। हमारा अमर फीनिक्स संप्रदाय कभी कभी अन्य 3 प्रमुख डोमेन के साथ संचार करता है, लेकिन अक्सर नहीं। केवल उत्तरी दिव्य डोमेन और पश्चिम गहन डोमेन में प्रमुख संप्रदायों के बारे में पता है, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्रों की स्थिति को समझना मुश्किल है। क्या दिव्य न्यायालय नाम का कोई प्रमुख संप्रदाय है? लिंसू ने आखिरी उम्मीद के साथ पूछा। शिष्य के कहने का मतलब समझते हुए जी किंग हुआन असहाय होकर मुस्कुराया। सभी प्रमुख संप्रदाय हमारे अमर फीनिक्स संप्रदाय की तरह नहीं हैं। उदाहरण के लिए रक्तसागर टॉवर को लें, उनका गुप्त क्षेत्र कोर दुष्ट रक्त महल है, जबकि हुनयुआन ताओवादी संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र कोर 3 रहस्यमय संप्रदाय है, जिसका संप्रदाय के नाम से कोई संबंध नहीं है। इसलिए संप्रदाय के नामों का उपयोग करके अनुमान लगाना संभव नहीं है। जी किंग हुआन हंसे। इसके अलावा उन प्रमुख संप्रदायों में से किसी का भी नाम दिव्य न्यायालय से संबंधित नहीं है। लिंसू ने थोड़ा सिर हिलाया। कम से कम वह जानता था कि यह तथाकथित दिव्य न्यायालय पूर्वी चरम क्षेत्र में नहीं था। स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र अभी तक वर्तमान ब्लू स्टार पर प्रकट नहीं हुआ है। संभवतः अन्य 3 क्षेत्रों में भी सुराग तलाशने की आवश्यकता है। बेशक, यदि उन्हें वास्तव में अन्य 3 डोमेन में जाना होता तो यह निश्चित रूप से अभी नहीं होता। चलो चलें, जी किंग हुआन ने धीरे से कहा। अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र शायद ही कभी खुलता है। मैं आपको यहाँ अन्य क्षेत्रों से परिचित होने में मदद करूंगा। लिंसू इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। वह स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र के बारे में बहुत उत्सुक था और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए अब इस पर एक नज़र डालना अच्छा था। यूयू के विकास के पूर्ण होने के साथ ही अमर प्राणियों की जिज्ञासा शांत हो गई और उस क्षण प्रत्येक ने विदाई ली तथा समय से पहले ही गुप्त क्षेत्र को छोड़ दिया। आखिरकार स्वर्गीय रैंक गुप्त क्षेत्र बाहरी दुनिया से अलग है।
इसलिए उनके अवतार द्वारा देखी गई हर चीज़ को गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद सच्चे स्व तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। जहां तक व्यक्तिगत रूप से आए वीरान वेनेरेट और हुआन वेनेरेट का प्रश्न है, एक को युद्ध क्षेत्र में तैनात होना है और दूसरे को खजाना हॉल की रक्षा करनी है। दोनों के अपने अपने कर्तव्य हैं और वे भी पहले लौटने का चुनाव करते हैं। तीनों छोटे बच्चे उन दोनों के पीछे पीछे चुपके से प्रतिस्पर्धा करते हुए चल रहे थे। कियू कियू और गुई गुई के लिए छोटी बहन अभी भी अच्छी व्यवहार वाली और प्यारी बहन थी, लेकिन अब उसकी एक नई पहचान भी थी, एक प्रतियोगी की। आगामी तीसरे आंतरिक मैच के बारे में सोचते हुए, ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए इन दो आत्मीय लोगों ने आपसी समझ साझा की। उन्हें और अधिक मेहनत करनी होगी। वे अपनी छोटी बहन को बाद में अपने से आगे निकलने नहीं दे सकते। सौभाग्य से यहाँ अलौकिक ऊर्जा का संकेंद्रण बहुत अधिक है तथा विभिन्न नियमों के अवशेष भी मौजूद हैं जो समझने में सहायक हैं, इसलिए दोनों छोटे बच्चे लगन से उनका अनुसरण करते रहे। लेकिन साधारण यूयू इन सब के बारे में नहीं सोच रहा था, वह तो केवल तीसरा आंतरिक मैच जीतना चाहता था। विकास पूरा होने के बाद उसके सभी नए कौशल पहले चरण में थे और कुछ शिक्षाप्रद कौशल सीखने की जरूरत थी। यूयू ने कुन वेनेरेट के अवतार द्वारा दिए गए उन्नत इल्यूशन ड्रीमस्टोन को थामे रखा और लिनसू से मिलने के लिए उछलकूद करता रहा, साथ ही कौशल दक्षता में भी सुधार करता रहा। युद्ध का इरादा चरण एव, अरे नहीं, चरण वी। उस समय जब प्रवीणता स्तर चरण एव पर पहुंचा, यूयू की युद्ध प्रणाली नियम समझ के पहले चरण में होने के कारण युद्ध आशय प्रवीणता स्तर फिर से बढ़ गया। चकनाचूर करने की शक्ति चरण एव, युद्ध भावना रूप में ये कौशल चरण एव की सीमा है। यदि आप युद्ध आत्मा रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो टूटने की शक्ति को एक मुख्य कौशल के रूप में बढ़ाया जा सकता है, जिससे कौशल और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। हालांकि युद्ध आत्मा रूप में यूयू के आत्मा लगाव के तहत सभी प्रतिभा कौशल साधारण प्रतिभा कौशल बन जाते हैं, जिनकी सीमा टीएफ तक कम हो जाती है और उपयोग की शक्ति कम हो जाती है। प्रत्येक के अपने फायदे हैं। दोनों कौशलों को बढ़ाने के बाद यूयू युद्ध आत्मा रूप में कौशल दक्षता में सुधार करना जारी रखता है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चल जाता है कि इस कौशल का कोई प्रवीणता स्तर नहीं है। इस संबंध में ये कुछ हद तक एवोल्यूशन स्किल्स के समान है। चूंकि वहाँ कोई नहीं है, यूयू को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं है और वह शिक्षण कौशल सीखने और बढ़ाने के लिए तुरंत उन्नत इल्यूजन ड्रीमस्टोन का उपयोग करना शुरू कर देता है। लकड़ी तत्व शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण पोषण टीएव, जल तत्व शिक्षण कौशल मॉइस्चराइजिंग आशीर्वाद टीएव, प्रकाश तत्व शिक्षण कौशल गर्म उपचार टीएव। ये सब उपचार कौशल क्यों हैं? आप एक क्षण के लिए रुके, यह महसूस करते हुए कि कुछ तो गड़बड़ है, उसके बाद ही अन्य कौशलों की दक्षता को बढ़ाना शुरू किया। आइए प्रत्येक विशेषता का थोड़ा थोड़ा कौशल अपनाएं। इस समय लिनसू ने अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन यूयू ने पहले से ही स्वतंत्र रूप से आगे की योजना बनाना शुरू कर दिया है। आखिरकार पिछले समय में जब वह शिक्षण कौशल नहीं सीख सका था, तब उसने इतने सारे कौशल देखे थे कि उसे ईर्ष्या हुई थी। वयस्क चुनाव करते हैं, बच्चे सब कुछ चाहते हैं। अमर फीनिक्स हॉल का दौरा करने के बाद लिनसू ने जी किंग हुआन का पीछा करते हुए अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र से बाहर निकल गया। यद्यपि अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र के अंदर नियमों का विकास और समझ बाहर की तुलना में बहुत तेज है, लिनसू की फिलहाल लंबे समय तक वहां रहने की कोई योजना नहीं है। गुई गुई को अपने विश्व बीज को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे स्थानिक नियमों की उसकी समझ 9वें चरण तक बढ़ सके, और चूंकि उसने पहले ही मृत्यु नियम को समझ लिया है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से समय समय पर वृक्ष पूज्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म क्षेत्र का दौरा करने की आवश्यकता है। उल्लू के साथ पापों के पाप नियमों के अनुसार उसे कभी कभी आत्मा मास्टर से विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इतने सारे शिक्षण सत्रों में भाग लेने के साथ स्वाभाविक रूप से यह हर समय अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र के अंदर नहीं रह सकता है। कियू को अपने सपनों की दुनिया का विस्तार जारी रखने की जरूरत है। क्लाउड ड्रीम मार्श में कुन वेनेरेट के सपनों की दुनिया में रोजाना जाना, वह खुद को अलग भी नहीं कर सकता। और तुम विकास के बाद इसके शिक्षण सत्र न केवल कम हुए बल्कि बढ़ गए। सौभाग्य से अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र उनका अपना क्षेत्र है, इसलिए लिनसू इच्छानुसार किसी भी समय इसमें प्रवेश कर सकती है। इसलिए भविष्य में जब कई छोटे बच्चे अपना ट्यूशन सत्र समाप्त कर लेंगे, तब प्रवेश करने में बहुत देर नहीं होगी। हालांकि लिनसू खाली हाथ नहीं आया। वह अपने साथ अमर फीनिक्स हॉल से एक स्क्रॉल ले गया जिसे पढ़ा नहीं जा सका था। वह स्वयं इसका अर्थ समझने का प्रयास करने की योजना बना रहा है, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो नुवा से मदद मांगेगा। कोई आश्चर्य नहीं, नुवा की सहायता की आवश्यकता होगी। अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलते समय आकाश पहले से ही धुंधला था। अपने गुरु को विदाई देने के बाद लिनसू अपने शिष्य कक्ष में लौट आया। कियू और गुई गुई को यूयू द्वारा लाए गए दबाव से प्रेरित और पहले से ही अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए देखकर
यूयू के साथ, जिसका उत्साह उसके कपड़े के कोने को निचोड़ने के बाद से फीका नहीं पड़ा था। लिंसू ने चुपचाप मुस्कुराते हुए उन सभी को 20 टाइमिंग स्पेस में वापस ले लिया। प्रयास कल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, अभी सोने का समय है। आंखें बंद, परिवर्तन, अल्पविराम, ब्लू स्टार। लिंसू धीरे धीरे जागा, अपने बिस्तर से उठ बैठा, नहाया और हमेशा की तरह 73 जोन में स्थित अपने शोध संस्थान की ओर चल पड़ा। शेन युनशान द्वारा मानवता के प्रति शत्रुतापूर्ण, शांति को भंग करने वाले अनेक प्राणियों की हत्या करने तथा ब्लू स्टार एलायंस की स्थापना की घोषणा किए 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीनों में ब्लू स्टार हर दिन नए बदलाव पेश करता दिख रहा है और सब कुछ तेजी से बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। पौराणिक जानवरों ने अपने मूल निवास क्षेत्र को बरकरार रखा और वे 4 सुरक्षा गठबंधनों के समान ब्लू स्टार एलायंस के छत्रछाया में रहे। अमर देश जैसे नामों का अब प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनके स्थान पर प्रत्येक व्यक्तिगत पशु क्षेत्र का नाम रखा गया है। डार्क मैजिक बीस्ट जोन, रेड फ्लेम्स बीस्ट जोन, सेन लुओ बीस्ट जोन। शेन युनशान के निरंतर प्रयासों के माध्यम से उन एकाकी और असुरक्षित अमर लोगों ने भी धीरे धीरे मानवता को स्वीकार कर लिया तथा ब्लू स्टार एलायंस में शामिल होने का विकल्प चुना। इसमें वह मायावी हिम भालू भी शामिल है जो मानव संपर्क से बचता है। अन्य अमर प्राणियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद मनुष्यों को हिम भालू की उत्पत्ति के बारे में पता चला, जो कि मनोरंजक होने के बावजूद भी वह मानव संपर्क से दूर रहता था। फिर भी मानवता के प्रति इसकी सद्भावना स्पष्ट है। इस प्रकार शेन युनशान ने व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और गहन बातचीत के बाद इसे सांत्वना दी और स्नो बियर की सहमति से विभिन्न बर्फ तत्व जानवर जनजातियों को आर्कटिक में स्थानांतरित कर दिया, जिससे 2 विशेष बर्फ जानवर क्षेत्रों में से एक आर्कटिक जानवर क्षेत्र का निर्माण हुआ। जहां तक अन्य बर्फ जानवरों के एकत्रीकरण क्षेत्र अंटार्कटिक जानवर क्षेत्र का प्रश्न है, दयनीय बर्फ क्षेत्र राजा को छोड़कर, जिसे अभी भी सम्राट क्यूइतियान द्वारा नियमित रूप से परेशान किया जाता है, सब कुछ शांतिपूर्ण है। प्रभुत्वशाली भेड़िया राजा के पतन के बाद यूकलिप्टस भालू जनजाति द्वारा स्काई वुल्फ अमर देश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, और ये देखते हुए कि वहां के सभी जानवर मनुष्यों के खिलाफ कृत्यों में लगे हुए थे, मानव पक्ष ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। अंततः संपूर्ण ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र पर यूकलिप्टस वेनरेबल का कब्जा हो गया तथा पूर्व में यूकलिप्टस भालू जनजाति का नाम बदलकर यूकलिप्टस बीस्ट जोन कर दिया गया। एबिसल फैंटम और सी क्लैम किंग के पतन का प्रभाव सी ड्रैगन सिटी और वाटर कंट्री पर भी पड़ा, जिन्होंने लंबे समय से मनुष्यों के साथ गठबंधन बना रखा था। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी महासागर में शुरू में अमर प्राणी क्लाउड वेनेरेट और एबिसल फैंटम थे। एबिसल फैंटम एकांतवासी था, जबकि क्लाउड वेनेरेट ने जल देश की स्थापना की। अमर प्राणियों के लिए शक्ति होने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। कई मामलों को व्यक्तिगत रूप से निपटाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इससे संबंध भी बनते हैं। क्लाउड वेनरेट की तुलना में एबिसल फैंटम ने अधिक बेईमानी से काम किया। हालांकि वह अकेला था, लेकिन उसने अक्सर जल देश को परेशान किया, जिससे काफी नुकसान हुआ, जिससे क्लाउड वेनरेट की घृणा और बढ़ गई, साथ ही वह भयभीत भी हो गया। अब जब एबिसल रेत गिर चुका है, तो किन युनझांग ने न सिर्फ अपनी घोर दुश्मनी का बदला ले लिया है, बल्कि उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी महासागर में पवित्र और स्वतंत्रता क्षेत्रों की सीमा से लगे जल साम्राज्य को भी अब कोई बाधा नहीं है। इसका नाम बदलकर जल मेघ एलियन बीस्ट जोन कर दिया गया है। दक्षिणी गोलार्ध के पश्चिमी महासागर में कोरल कंट्री के नाम से जाना जाने वाला एक और समुद्री एलियन बीस्ट बल मौजूद है। हालांकि ये बल मनुष्यों के अनुकूल है और शेन युनशान की सफलता के बाद उन्होंने जल्दी ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और अब ये ब्लू स्टार एलायंस का कोरल एलियन बीस्ट जोन बन गया है। दोनों विदेशी जानवर क्षेत्र अब एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से सहअस्तित्व में हैं। और सी ड्रैगन सिटी, जिसे अब सी ड्रैगन एलियन बीस्ट जोन के रूप में जाना जाता है, को सी क्लैम किंग का सफाया करने के बाद और भी अधिक लाभ हुआ। हिंद महासागर में केवल प्रेत महल ही सर्वोच्च है, अन्य कोई अमर अस्तित्व नहीं है। सी क्लैम किंग को हराने के बाद फैंटम पैलेस भी स्वाभाविक रूप से सी ड्रैगन एलियन बीस्ट जोन में समा गया और अनगिनत जातियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नतीजतन सी ड्रैगन एलियन बीस्ट जोन, जो मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीपों में स्थित था, अब तार्किक रूप से पूरे हिंद महासागर को कवर करता है। क्षेत्रफल लगभग 4 गुना बढ़ गया है। ब्लू स्टार के सबसे बड़े महासागर में, प्रशांत महासागर में 3 अमर स्तर के विदेशी जानवर बलों ने भी ब्लू स्टार एलायंस की स्थापना के दौरान आत्मसमर्पण करने का विकल्प चुना है। उनके मूल नामों का अब उल्लेख नहीं किया जाता है। अब इन 3 बलों का नाम बदलकर स्टारसी, मिस्टी ब्लू और वास्ट वेव एलियन बीस्ट जोन कर दिया गया है। मनुष्यों के साथ संपर्क और आपसी सहयोग से इन 3 विदेशी जानवर क्षेत्रों की संगत स्थितियों को धीरे धीरे मनुष्यों द्वारा समझा जा रहा है। मानवीय पक्ष में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ब्लू स्टार एलायंस की स्थापना के साथ 4 प्रमुख सुरक्षा गठबंधन अब आवश्यक नहीं रह गए हैं और अब उन्हें क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। ज्वाला पीला क्षेत्र, स्वतंत्रता क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र, रेगिस्तान भूमि क्षेत्र। प्रत्येक क्षेत्र के भीतर विकास और विस्तार सुरक्षा क्षेत्रों से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है।
मूल सुरक्षा क्षेत्रों के बीच जंगली क्षेत्र थे जिनमें विदेशी जानवर बहुतायत में थे। अब इन जंगली विदेशी जानवरों को उनकी स्थिति के आधार पर विभिन्न विदेशी जानवर क्षेत्रों में भेज दिया जाता है या मानवीय देखभाल प्रदान की जाती है। सफाई के एक दौर के बाद सुरक्षा क्षेत्रों के बीच परिवहन और भूमि संपर्क शुरू हो गया है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि मानव क्षेत्र का अधिक विस्तार नहीं हुआ है, फिर भी वास्तविक रहने योग्य और उपयोग योग्य स्थान का काफ़ी विस्तार हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा क्षेत्रों का विभाजन अस्थायी रूप से बनाए रखा जाएगा तथा बाद में धीरे धीरे पुनः नियोजित और समायोजित किया जाएगा। चूंकि मनुष्य और विदेशी जानवर अंततः भिन्न हैं तथा उनका अपनी मूल भूमि से गहरा संबंध है, इसलिए इस तरह के प्रवासन में समय लगता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम लोग अनुकूलन कर सकें। कुल मिलाकर विदेशी जानवरों और मनुष्यों से संबंधित मूल क्षेत्रों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल मामूली समायोजन हुए हैं। विदेशी जानवरों और मनुष्यों के बीच बातचीत का माहौल 3 महीने पहले से पूरी तरह अलग है। मूल रूप से अमर देश और विदेशी जानवरों की बाधाओं के कारण सुरक्षा गठबंधनों के लिए एक दूसरे से संपर्क करना मुश्किल था। लेकिन अब ब्लू स्टार में विदेशी जानवरों के क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों पर सिग्नल टावरों के बढ़ने से नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरी तरह से स्थापित हो गई है। अब संचार में कोई बाधा नहीं है, यहाँ तक कि विदेशी पशु क्षेत्रों में रहने वाले विदेशी पशु भी तकनीकी उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहले अलग थलग पड़े क्षेत्रों को जोड़ा गया है। कई सामान्य नागरिकों ने भी, जो विदेशी जानवरों के हमलों के डर से सुरक्षा क्षेत्रों से बाहर नहीं निकले थे, ऐसा ही किया। वे यात्रा पर गए। अज्ञात की खोज मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति शांतिपूर्ण वातावरण में विकसित हुई है, जिससे आम नागरिकों को हर समय बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी मिलती रहती है, जिससे ब्लू स्टार में यात्रा एक अस्थायी सनक बन गई है और इसलिए अपरिहार्य हो गई है। ऐसी यात्रा की सुरक्षा की भी गारंटी दी जा सकती है। एलियन जानवरों और इंसानों के बीच समन्वित प्रयासों और विचार विमर्श के जरिए ब्लू स्टार अलायंस अधिनियम का पहला संस्करण आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इस अधिनियम ने एलियन जानवरों और इंसानों दोनों के अधिकारों को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया है और उन्हें वास्तव में समान स्तर पर रखा है। विदेशी जानवरों के बीच सामान्य शिकार व्यवहार को इसमें नहीं गिना जाएगा, लेकिन विदेशी जानवरों द्वारा मनुष्यों पर अकारण हमला करने पर या इसके विपरीत कठोर दंड दिया जाएगा। कुछ बहादुर नागरिकों ने पहले ही विदेशी जानवरों वाले क्षेत्रों की यात्रा शुरू कर दी है, जबकि जो लोग अधिक डरपोक हैं, उन्हें अभी भी अनुकूलन के लिए समय की आवश्यकता है, लेकिन वे अन्य मानव क्षेत्रों में जाने से खुद को नहीं रोक सकते। एलियन बीस्ट प्रतिबंध का पूर्ण उन्मूलन बीस्ट टैमर्स की नई पीढ़ी और अभी तक वयस्क नहीं हुए भावी बीस्ट टैमर्स को भी उत्साहित करता है। उन्होंने सही क्षण को पकड़ लिया है। जानवरों को वश में करने वालों की पुरानी पीढ़ी केवल कृत्रिम रूप से पाले गए निम्न स्तरीय पालतू जानवरों में से ही चयन कर सकती थी, लेकिन अब वे अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय पालतू जानवरों का चयन करने के लिए जंगली या विदेशी जानवरों के क्षेत्रों में जा सकते हैं। ये परिवर्तन अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्द ही यह निश्चित रूप से मानव बीस्ट टैमर्स की समग्र शक्ति को तेजी से आगे बढ़ाएगा। एलियन बीस्ट प्रतिबंध की बात करें तो एक और बात का उल्लेख करना आवश्यक है। 1 महीने से अधिक समय पहले किन युनझांग ने अन्य शोधकर्ताओं के साथ मिलकर एलियन बीस्ट बैन पैटर्न के प्रतिकार के अंतिम अनुसंधान और परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस शोध के परिणाम से मनुष्य को एलियन बीस्ट बैन की शक्ति का प्रतिकार करने के लिए विशेष पैटर्न अंकित करने के लिए बीस्ट टैमिंग स्पेस की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई विदेशी जानवर मनुष्यों के प्रति द्वेष रखता है और फिर से विदेशी जानवर प्रतिबंध को सक्रिय करता है, तो भी पिछली त्रासदियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस शोध परिणाम को ब्लू स्टार में सार्वजनिक किए जाने के बाद इसे सभी संवेदनशील प्राणियों की गवाही में सील कर दिया गया। बस यही उम्मीद है कि यह फिर कभी दिन का उजाला नहीं देखेगा। यहाँ किन युनझांग ने बिना सिर उठाए लिनसू का अभिवादन किया, फिर नुवा को कार्य सौंपना जारी रखा, परीक्षण शुरू करो। ठीक है, नुवा की परिचित आवाज़ के साथ एक नाजुक यांत्रिक हाथ ने किन युनझांग के हाथ से कुछ लिया और परीक्षण शुरू कर दिया। जहाँ तक किन युनझांग के यहाँ आने का सवाल है, यह एक अलग कहानी है। 3 महीने पहले लिनसू शक्ति हस्तांतरण विधि और संरक्षक पशु सहयोग के संयोजन का अध्ययन शुरू करने ही वाला था। संरक्षक पशु सहयोग के कुछ पहलुओं को लेकर अनिश्चित होने के कारण उसने किन युनझांग से विस्तार से सलाह ली। किन युनझांग को तुरंत ही लिनसू द्वारा बताई गई शक्ति हस्तांतरण विधि में अत्यधिक रुचि हो गई। हालांकि चूंकि वह जिस परियोजना का नेतृत्व कर रहे थे वह एलियन बीस्ट प्रतिबंध के प्रतिकारात्मक पैटर्न पर थी, जो अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई थी, इसलिए वह कुछ और करने में बहुत व्यस्त थे और उन्हें अस्थायी रूप से इसे रोकना पड़ा। बाद में जब एलियन बीस्ट बैन के प्रतिकार पैटर्न का अध्ययन पूरा हो गया, तो किन युनझांग सीधे लिनसू के साथ पावर ट्रांसफर विधि पर शोध करने के लिए जोन 73 में आ गए। यद्यपि उन्होंने कहा कि वे एक साथ शोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिन चीज़ों का अध्ययन किया वे कुछ हद तक भिन्न थीं।
किन युनझांग का शोध लक्ष्य सिंक्रोनाइजेशन जेम में सुधार करने के लिए पावर ट्रांसफर विधि का उपयोग करना था, जिससे संस्करण 2.0 का निर्माण हो सके, जो बीस्ट टैमर्स को गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन करने में बेहतर ढंग से सक्षम बनाएगा। अब जबकि ब्लू स्टार एलायंस की स्थापना हो चुकी है, सिंक्रोनाइजेशन जेम्स वितरित करने की सीमा भी कम कर दी गई है। युद्धों के समाप्त हो जाने के बाद सहकारी तैयारी शिविर अब अस्तित्व में नहीं है। इसकी जगह एक पूर्व सहयोग विशेष प्रशिक्षण है, जो एक प्रकार का संयम प्रशिक्षण है, जो सैन्य प्रशिक्षण जैसा है, लेकिन इसमें कोई वास्तविक खतरा नहीं होता। तैयारी शिविर प्रशिक्षकों का बलिदान फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। सहयोग शपथ अभी भी मौजूद है, लेकिन इसकी विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन हो गया है। मनुष्यों और विदेशी जानवरों के बीच शांति की रक्षा की आवश्यकता के अलावा लगभग कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है। परिणामस्वरूप साधारण जानवरों को नियंत्रित करने वाले, जो सिंक्रोनाइजेशन रत्न प्राप्त नहीं कर सके थे, अब उन्हें मौका मिल सकता है। सिंक्रोनाइजेशन जेम की मांग बढ़ रही है। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में हाथ में सिंक्रोनाइजेशन रत्न होना केवल एक सपना नहीं होगा, और इसके साथ ही सिंक्रोनाइजेशन जेम का अद्यतन और उन्नयन स्वाभाविक रूप से एजेंडे में है। पहले चुनौतीपूर्ण समय में जब तक सिंक्रोनाइजेशन जेम का इस्तेमाल हो पाता था, तब तक वह काफ़ी था, लेकिन अब सुधार और अनुकूलन की कोशिशें शुरू हो गई हैं। लिनसू का शोध उद्देश्य हमेशा से पावर ट्रांसफर विधि को गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन के साथ एकीकृत करना और उसे पूर्ण करना रहा है, ताकि दिव्य मार्शल बीस्ट टैमर्स को सिंक्रोनाइजेशन रत्न के बिना गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन के लिए एक सीधा मार्ग मिल सके। दादाजी किन, आप रोज इतनी जल्दी आ जाते हैं। लिनसू ने मुस्कुराते हुए किन युनझांग का अभिवादन किया, शोध संस्थान के एक दराज से उनके प्रमाणपत्रों की एक प्रति निकाली और घोस्ट को सौंप दी। भूत ने उसे ले लिया और उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। यंगइंग को शीघ्रता से हैच करने में मदद करने के लिए हर दिन लिनसू के क्रेडेंशियल्स के साथ मेरे सीक्रेट दायरे में प्रवेश करना ब्लू स्टार पर उसकी दिनचर्या बन गई है। इसके बाद वह यंगइंग के साथ साथ स्वयं ही नियमों को समझ लेगा। भूत के चले जाने के बाद क्यू समय प्रणाली कौशल का प्रशिक्षण लेने के लिए अगले प्रशिक्षण कक्ष में चला गया और हमेशा की तरह अनंत पत्थर को समझने की कोशिश की। ये प्रक्रिया उसे बहुत अच्छी तरह से आती है। ब्लू स्टार पर 3 महीनों से क्यू यही कर रहा है। अब यूयू का विकास इसे और अधिक तात्कालिकता प्रदान करता है, इसलिए यह एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर सकता। सबसे बड़े और दूसरे भाई के चले जाने के बाद लिनसू के पीछे खड़ा यूयू थोड़ा असमंजस में लग रहा था। पहले वह न तो नियमों को समझ पाता था और न ही शिक्षण कौशल सीख पाता था। यहाँ तक कि अपने आप में इस्तेमाल होने वाली प्रतिभाएं भी कम थीं, इसलिए लिनसू के साथ रहने खाने पीने के अलावा वह कुछ नहीं करता था। अब विकास के बाद यूयू अपने आप प्रशिक्षण ले सकता है, लेकिन यह अभी भी नहीं जानता कि किसमें प्रशिक्षण लेना है। मुझे क्या करना चाहिए? कुछ युद्ध प्रशिक्षण से शुरुआत करो। लिनसू मुस्कुराए और यूयू का सिर सहलाते हुए बोली, तुमने शिक्षण कौशल में तो काफ़ी महारत हासिल कर ली है, लेकिन तुमने कभी यह कोशिश नहीं की कि युद्ध में उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए बहुत सारे युद्धों से बचा नहीं जा सकता। क्यू के प्रशिक्षण कक्ष के बगल में एक युद्ध प्रशिक्षण कक्ष है। आप लड़ने के लिए सभी प्रकार के विरोधियों को चुन सकते हैं और यह सम्राट स्तर तक जाता है, जो पर्याप्त होना चाहिए। लिनसू ने थोड़ा रुककर कहा, इसके अलावा अपनी नई शक्ति का अधिक उपयोग करने से इसके नियमों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलेगी। किन युनझांग, जो शुरू में अपने शोध प्रोजेक्ट के बारे में सोचने में तल्लीन थे, धीमे से सुनाई देने वाले शब्दों से आश्चर्यचकित हो गए। वह लिनसू की दिशा में देखने के लिए मुड़ा और जल्द ही उसने यूयू को देखा, जो बिल्कुल एक छोटी सी मानव लड़की की तरह दिख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ उलझन भरी अभिव्यक्ति थी और वह लिनसू के पास खड़ी थी। क्या हो रहा था? इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, यूयू ने लिनसू के शब्दों को सुनकर ऊर्जावान तरीके से सिर हिलाया और तुरंत युद्ध आत्मा का रूप धारण कर लिया। क्या बात है? किन युनझांग का ध्यान तुरंत यूयू की ओर गया और वह जल्दी से आगे बढ़ा। यूयू के साथ अब क्या हो रहा है? ओह ये, लिनसू ने एक पल के लिए सोचा और फिर संक्षेप में यूयू के परिवर्तनों का सारांश दिया। ये विकसित हुआ। किन युनझांग, क्या मैं सचमुच ऐसा दिखता हूं कि मैं बता नहीं सकता? उसने दुख से अपना माथा रगड़ा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा का भाव था। लड़ाकू किस्म का विकास हुआ। यूयू में पहले 14 प्रकार के गुण थे। लिनसू का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था, मुख्यतः इसलिए कि इसे छिपाया नहीं जा सकता था। किन युनझांग ये भी जानता था कि लिनसू चाहता था कि यूयू एक लड़ाकू प्रकार में विकसित हो, एक अभूतपूर्व सर्वप्रणाली पालतू जानवर बन जाए। इस समय यूयू में आए महत्वपूर्ण बदलावों को देखकर उसने स्वाभाविक रूप से इसी दिशा में अनुमान लगाया। लिनसू हंसा और उसके बगल में बैठे यूयू ने भी 2 प्यारे छोटे नुकीले दांत दिखाए। एक ऑल सिस्टम पालतू जानवर है ना? मैंने इसे पहली बार देखा है। किन युनझांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी जो कौशल इस्तेमाल किया गया, क्या वह फाइटिंग टाइप इवोल्यूशन का कोई नया कौशल था? नहीं,
यूयू के युद्ध प्रकार के विकास से नया कौशल युद्ध आशय है। लिनसू ने मुस्कुराते हुए समझाया, सभी गुणों में विकसित होने के बाद इन गुणों में एक विशेष परिवर्तन आया, जिससे यूयू को एक नई शक्ति में महारत हासिल हुई जिसे चकनाचूर करने की शक्ति कहा जाता है। समय स्थान नियम इस प्रकार की विखंडन शक्ति इसे प्रभावित कर सकती है। ये सुनकर किन युनझांग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। समय और स्थान टूट सकते हैं। ऐसी शक्तिशाली क्षमता सचमुच अद्भुत है न? सभी तत्वों से युक्त एक जानवर, क्या वह इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता है? यदि ऐसा है तो किन युनझांग को अचानक महसूस हुआ कि उनकी अगली शोध परियोजना तैयार है। लेकिन उसे तुरंत एक और बात सूझी, तो फिर वह कौन सी क्षमता थी जिसने अभी अभी अपना रूप बदल लिया? ओह, यह एक विशेष कौशल है जिसे बैटल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। लिनसू ने अपना गला साफ किया और समझाना जारी रखा, यूयू इस बार विकसित हुआ, एक साथ दो विकासवादी रूप धारण किए। किन युनझांग, एक मिनट रुको। उसने अपनी भौं रगड़ी और लिनसू को बीच में ही रोके बिना न रह सका। एक साथ दो विकासवादी रूप धारण करना। वह दशकों से विकासवाद पर शोध कर रहे थे और उन्होंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। ये जानवर विभाजित नहीं हो सकता, एक शरीर दो विकासवादी रूप कैसे प्रदर्शित कर सकता है? पकड़ना। उसे अचानक यूयू के पहले हुए परिवर्तन का ख्याल आया और उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। हाँ, बस ऐसे ही। लिनसू ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, बैटल स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन नामक कौशल यूयू को दो विकासवादी रूपों के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच करने की अनुमति देता है। पिछला रूप अभी भी आत्मा लगाव कौशल का उपयोग कर सकता है, जबकि वर्तमान रूप आत्मा लगाव कौशल का उपयोग नहीं कर सकता है, लेकिन संरक्षक जानवर सहयोग में संलग्न हो सकता है। ये स्वतंत्र रूप से विभिन्न कौशलों का भी उपयोग कर सकता है, जो पहले केवल सोल अटैचमेंट के साथ ही निष्पादित किए जा सकते थे। इसके अलावा वर्तमान यूयू पहले से ही नियमों को समझ सकता है और शिक्षण कौशल सीख सकता है। लिनसू ने किन युनझांग की ओर देखा, जिनकी आंखें और भी चौड़ी हो रही थीं, और उन्होंने अपना गला साफ करते हुए कहा, दादाजी किन, क्या आप ठीक हैं? किन युनझांग ने अपना सिर जोर से हिलाया और अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं वास्तव में नहीं हूं। ये हथियार प्रकार का जानवर, जो स्पष्ट रूप से एक पालतू जानवर था जिसमें व्यापक लोकप्रियता के लिए अनुपयुक्त दोष थे, इस लिनसू बच्चे के हाथों में कुछ क्रांतिकारी में बदल गया। यदि लिनसू का स्पष्टीकरण सही है तो हथियार प्रकार के जानवरों के सभी दोष उस समय यूयू में मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, बल्कि यूयू आपके औसत पालतू जानवर से भी अधिक शक्तिशाली है। आखिरकार ये संरक्षक पशु सहयोग और शरीर पर कब्जा दोनों में संलग्न हो सकता है। यह अनायामी गार्जियन बीस्ट को ऑपरेशन वाले बीस्ट टैमर के समतुल्य है, जो इसकी सहायता से सीधे अपनी शक्ति को इन जोड़वन आयामों तक बढ़ा सकता है। ये सोचकर कि बुढ़ापे में भी वह अपने सामने इस बच्चे को देखकर इतना आश्चर्यचकित हो सकता है, किन युनझांग ने अचानक अपने दिल में आह भरी। हालांकि साथ ही उन्हें थोड़ी संतुष्टि भी महसूस हुई। भविष्य आप नौजवानों के हाथ में है। अपनी सीट पर वापस आते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया और एक छोटी सी धुन गुनगुनाई, ठीक है, अपना काम जारी रखो। लिनसू ने यूयू की ओर देखा, जो प्रयास करने के लिए उत्सुक था, और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, युद्ध प्रशिक्षण से पहले आइए पहले बॉन्ड समन्वय सूचकांक को मापें। हम ठीक है। बहुत जल्द ही परीक्षण का परिणाम सामने आ गया और उनका बॉन्ड समन्वय सूचकांक 83 तक पहुंच गया। ये क्यूक्यू और गुई गुई की तुलना में अभी भी थोड़ा कम था। 3 महीने पहले हेवनली प्राइड युद्ध क्षेत्र के अंत में क्यूक्यू और गुई गुई के लिए बॉन्ड समन्वय सूचकांक क्रमशः 87 और 84 था। पिछले 3 महीनों में वे दोनों रात्रि कक्षाओं में जाते थे और उन्हें विधि संचार का कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए दैनिक बातचीत और प्रोत्साहन से उनके संबंध समन्वय सूचकांक में केवल 1 अंक की वृद्धि हुई, जो 88 और 85 हो गया। बॉन्ड समन्वय सूचकांक सुधार की गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन लिनसू चिंतित नहीं थी, क्योंकि वन लाइफ पुनर्जन्म हॉल का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला था। बंधन समन्वय सूचकांक का परीक्षण करने के बाद लिनसू ने यूयू को युद्ध प्रशिक्षण कक्ष में भेजा, उसे अंदर की सुविधाओं का उपयोग करना सिखाया और अपने अनुसंधान डेस्क पर वापस आ गया। इस सामान्य समय में वह पावर ट्रांसफर विधि पर अपना शोध जारी रखेंगे। हालांकि आजकल पावर ट्रांसफर विधि पर अनुसंधान को पहले ही प्रारंभिक सफलता मिल चुकी है तथा इसके उन्नत संस्करण को स्वयंसेवकों के परीक्षण प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित किया जा रहा है, इसलिए उनके लिए ऐसा करने के लिए कोई दबावपूर्ण कार्य नहीं था। इस समय अमर फीनिक्स गुप्त क्षेत्र से लाए गए स्क्रॉल पर शोध करना बेहतर होगा। स्पेस रिंग की चमक के साथ ही लिनसू के हाथ में एक साधारण स्क्रॉल आ गया। पहली नज़र में इस पुस्तक की सामग्री स्पष्ट रूप से असाधारण थी, लेकिन अनगिनत वर्षों के बाद इसने अपनी रहस्यमय गुणवत्ता खो दी थी, केवल पाठ ही स्पष्ट रह गया था। लिनसू ने शोध के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लाया था, सिर्फ यह एक स्क्रॉल लाया था। हालांकि यदि इसे वास्तव में पढ़ा जा सके तो अन्य स्क्रॉल को पढ़ना आसान काम होगा।
जब उन्होंने कुछ शब्द रिकॉर्ड कर लिए जिन्हें अमर फीनिक्स संप्रदाय ने अतीत में समझ लिया था, तो उन्होंने अनुवाद का प्रयास शुरू कर दिया। ये प्रयास घंटों तक चला। जब तक किन युनझांग ने लिनसू के कंधे पर 2 बार थपथपाया, तब तक उसे वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ। चलो खाना खाते हैं और शोध जारी रखते हैं। किन युनझांग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए लिनसू द्वारा मेज पर रखे स्क्रॉल पर एक नज़र डाली। ये तुम्हें कहाँ मिला? काफ़ी पुराना लग रहा है। मज़े के लिए इस पर शोध कर रही हूँ। लिनसू ने स्क्रॉल को एक तरफ रख दिया और कंधे उचका दिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी दुनिया से आई इस वस्तु को जानबूझकर गोपनीयता की आवश्यकता थी। बात सिर्फ इतनी थी कि अगर वह इसके बारे में बात करता तो उसे डर था कि किन युनझांग का दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बुजुर्गों की देखभाल। किन युनझांग ने थोड़ा सिर हिलाया और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक नज़र में ये किसी पाठ जैसा प्रतीत हुआ। दुनिया में इतने प्रकार के ग्रंथ होने के कारण उनके लिए इसे न पहचान पाना सामान्य बात थी। अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो नुवा से कोशिश करवा सकते हैं। इसके टेक्स्ट डेटाबेस में आपदा से पहले का बहुत सारा टेक्स्ट डेटा मौजूद है जो अब खो गया है। किन युनझांग ने लापरवाही से कहा, फिर लिनसू के कंधे पर थपथपाया। चलो देखते हैं क्या स्वादिष्ट खाना मिलता है। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, किन युनझांग अचानक लड़खड़ा गया। ये किसी शारीरिक परेशानी के कारण नहीं था, क्योंकि उसी समय लिनसू भी स्पष्ट रूप से कांप रही थी।